हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि एग्रीकल्चर। मेरा नाम है आकाश वाजपेयी और आज मैं जो बातचीत करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि एग्रीकल्चर में करियर ऑप्शन कौन कौन से हैं। अगर आप एग्रीकल्चर कंप्लीट कर चुके हैं तो आप किस किस लाइन में जा सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर करने का सोच रहे हैं तो आप किस किस लाइन में जा सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि मास्टर्स अगर आप एग्रीकल्चर से करना चाहते हैं तो उसके क्या स्कोप होने वाले हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एग्रीकल्चर से अगर आपने डिग्री कर रखी है तो वहां पे आपका क्या स्कोप है। एग्रीकल्चर में जो एग्रीकल्चर का डिप्लोमा होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर आप अपना स्टार्टअप करते हैं तो किस किस लाइन में जा सकते हैं। ये एक डिटेल वीडियो होने वाला है जिसमें हम सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करने वाले हैं। बस आपको ये इस वीडियो को पूरा देखना है और साथ ही साथ ये समझ जाना है कि एग्रीकल्चर में अगर आपको करियर बनाना है तो एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट गाइडेंस प्राप्त हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। जितनी भी एग्रीकल्चर की गाइडेंस है वो तो मिलेगी ही, इसके साथ साथ उन जो भी विकल्प मैं बताने वाला हूं उन विकल्पों में आपको अपना करियर कैसे सेट करना है, कैसे एग्रीकल्चर को कंप्लीट करना है, कैसे एग्रीकल्चर पर कंप्लीट जो कमांड है वो करनी है, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूं। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, अगर बेसिकली मैं 12th से शुरू करता हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। आपने क्लास 12 कंप्लीट की है और 12 कंप्लीट करने के बाद अब आपके सामने एक पूरा समंदर है और उस समंदर को पार करके आपको पहुंचना है आपके लक्ष्य की तरफ। उस समंदर को पार कैसे करोगे और साथ ही साथ कौन कौन सी नाव ऐसी लोगे, कौन कौन से जहाज ऐसे लोगे कि आप उस समुद्र को आसानी से पार कर सको। तो सबसे पहले आप जब क्लास 12 कंप्लीट करते हो तो उसके बाद आपके पास 3 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प आपके पास आता है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ मूव कर जाओ 12th कंप्लीट करने के बाद। सर, क्लास 12 कंप्लीट करने के बाद हमारे पास कौन सी गवर्नमेंट जॉब होगी, बिल्कुल बताएंगे हम आज। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आपके पास होता है कि आप डिप्लोमा की तरफ जाओ। जो एग्रीकल्चर में डिप्लोमा होता है, हॉर्टिकल्चर में होता है, फॉरेस्ट्री में होता है, डेयरी में होता है, आप डिप्लोमा कर लो। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की वैकेंसीज होती है जिनमें डिप्लोमा को मान्यता दी जाती है। तो अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया है, या फिर बहुत सी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं, बहुत सी पेस्टिसाइड की कंपनीज ऐसी होती हैं जहां पर आपको रिक्रूट किया जा सकता है आपके डिप्लोमा के बेस पे। और थर्ड जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है कि आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, जो अन्य ऑप्शन बताने वाला हूं वो कंप्लीट करते हो। ये 3 विकल्प आपके पास होते हैं 12th को एग्रीकल्चर से या फिर किसी भी डिग्री से कंप्लीट करने के बाद, मतलब किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, डिग्री तो ग्रेजुएशन के लिए हो जाएगा वर्ड। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूंगा, ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब में आपके सामने सबसे पहला विकल्प आता है जो कि है आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। ठीक है, आपको पता है ये जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम है ये राजस्थान में निकलता है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है एग्रीकल्चर से, आपने 12th कर रखा है एग्रीकल्चर से, तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाते हो। ठीक है, इनके साथ साथ अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो सो फॉर सो गुड, तब तो आप माने ही जाओगे। लेकिन 12th वाले बच्चे भी इसमें एलिजिबल होते हैं। ठीक है, सैलरी इसकी स्टार्टिंग में 20 से 25 हजार के आसपास होती है, बाद में इसकी 35 से 40 हजार तक सैलरी हो जाती है। ठीक है, और मेनली जो आपका वर्क है वो आप समझिएगा कि सुपरवाइजर जो है, जितने भी योजनाएं वगैरह होती हैं उनको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंटेशन का काम जो होता है वो आपका होता है, और किसानों से जो मेन कनेक्टिविटी होती है वो आपकी होती है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपको बताऊंगा तो कुछ और जॉब भी हैं जो हर साल नहीं निकलती हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ऐसी जॉब है जो लगभग एवरी ईयर आती है। तो अगर मैं 12th के बाद सबसे बेहतरीन जॉब का ऑप्शन आपको बताऊंगा तो राजस्थान का कृषि पर्यवेक्षक यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है। ठीक है, इसमें 12th के, बीएससी के, एमएससी के सभी बच्चे इसमें एलिजिबल माने जाते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया के बच्चे एलिजिबल हैं, ऐसा नहीं है कि राजस्थान की जॉब है तो सिर्फ राजस्थान के बच्चे एलिजिबल हैं, ऑल इंडिया के हैं। पर ऑल इंडिया के जो बच्चे हैं वो जनरल पोस्ट के लिए एलिजिबल होती है, यानी जो यूआर पोस्ट होती है, अनरिजर्व कैटेगरी, उसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पर आती है कृषि सहायक की पोस्ट। ठीक है, इनके अलावा ग्राम सेवक जो कि एग्रीकल्चर की कैटेगरी में आता है, ज्यादातर ये पोस्ट बिहार में निकलती है। ठीक है, इसके बाद फॉरेस्ट रेंजर की पोस्ट, पशु परिचर, ये भी राजस्थान में निकलती है। ठीक है, कृषि विभाग लिपिक यानी कि जो क्लर्क की पोस्ट होती है, या असुलिपिक या स्टेनोग्राफर की, यहां पर भी 12th अगर आपने कंप्लीट कर रखा है तो आप एलिजिबल माने जाते हो।
अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि 12th एग्रीकल्चर, क्योंकि इन सभी में एग्रीकल्चर का पोर्शन जो है वो ज्यादा पूछा जाता है। तो इसलिए अगर आपने 12th एग्रीकल्चर से कंप्लीट कर रखा है तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाता है इस एग्जाम को क्वालिफाई करना। देखिए ये जो पूरा वीडियो होने वाला ना, मैं छोटे छोटे कट लगा दूंगा, जैसे कि अगर आप 12th कंप्लीट कर चुके हो तो उसके बाद का देखना चाहते हो तो आप आगे देख सकते हो, ठीक है। तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, ओके। और धैर्य रखो ही, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम पे जितनी अच्छे तरीके से आपने रील में स्क्रॉल करना शुरू कर दिया है, आपका पेशेंस बहुत कम हो गया है। अब पेशेंस जो है आप बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि दृष्टि एग्रीकल्चर में आपको बहुत बड़े बड़े वीडियोस मिलने वाले हैं, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बेहतरीन कर सको कम टाइम में। आप अगर एक वीडियो जो है वो 10 बार अगर देखते हो, इससे अच्छा एक बार देखो, ठीक है। थोड़ा ड्यूरेशन ज्यादा होगी पर आपको समझ में पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो 12th के बाद एग्रीकल्चर के कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं? तो आप सुपरवाइजर की तरफ जा सकते हो, कृषि सहायक की तरफ जा सकते हो, ग्राम सेवक की तरफ जा सकते हो, फॉरेस्ट रेंजर की तरफ जा सकते हो। इसके अलावा पशु परिचर और आपके क्लर्क और स्टेनोग्राफर की पोस्ट होती हैं जो अलग अलग स्टेट में निकलती हैं। यहां पर आप अपना 12th के बाद करियर बना सकते हो, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड हमारा होता है डिप्लोमा। अगर आपको एग्रीकल्चर में डिप्लोमा करना है, मान लीजिए आपको जल्दी जॉब चाहिए, प्राइवेट जॉब चाहिए, लेकिन 12th में अगर आपने कर रखा है तो प्राइवेट जॉब में आपको जल्दी एंट्री नहीं मिलती है, सिंपल सी बात है। तो आप डिप्लोमा कर सकते हो। डिप्लोमा आप किसके सब्जेक्ट से करोगे? एग्रीकल्चर में डिप्लोमा होता है, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर में होता है, इसके अलावा सीड टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होता है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होता है, ठीक है। ये 4 मेजर ऑर्गेनाइजेशन, मेजर आपके सब्जेक्ट है जिनसे आपका डिप्लोमा कंप्लीट करवाया जाता है, ठीक है। सोचने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर। जैसे कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की अगर बात करेंगे तो आपने 12th अगर एग्रीकल्चर से नहीं भी कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो आप एलिजिबल होते हो, सिंपल सी बात है। हॉर्टिकल्चर सीड टेक्नोलॉजी का भी इंपॉर्टेंस अच्छी खासी है, क्योंकि बहुत सारी सीड कंपनीज है, जैसे बीएनआर सीड कंपनी है और बहुत सारी ऐसी और सीड कंपनीज हैं जो कि डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो आपको एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है, मतलब आप जैसे ही अपने डिप्लोमा कंप्लीट करोगे आप एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर सिलेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन या अच्छा विकल्प हो सकता है डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर। देन अगर मैं थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट करियर की बात करूंगा, दैट इज ग्रेजुएशन। अब यही ज्यादातर बच्चों ने यही जो उनकी पाथ होती है वो यही से चालू होती है, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, मेरा ये वीडियो जितने लोग देख रहे हैं मुझे पता है ज्यादातर बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर वाले हैं, हॉर्टिकल्चर वाले हैं, ठीक है। यानी कि आपने अपनी जो डिग्री की है वही ज्यादातर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो आपने 12th कंप्लीट किया और आप पहुंचते हो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस पर, दैट इज ग्रेजुएशन। यहां पर आपके पास कई विकल्प होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दो बातें बताना चाहूंगा। आपने अगर डिग्री कंप्लीट करनी है आपको, तो आपके पास 3 विकल्प आएंगे। भाई आप बीएससी एग्रीकल्चर करोगे, हॉर्टिकल्चर करोगे, फॉरेस्ट्री करोगे, फूड टेक मान लीजिए डेयरी टेक्नोलॉजी से करोगे, बीटेक करोगे, कोई डिग्री करोगे, पर वहां तक पहुंचने के लिए आपके पास 3 विकल्प होंगे, ठीक है। पहला विकल्प जो आपके सामने आता है, जो कि है आईसीआर का एग्जाम। अगर आपको बहुत अच्छे कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है तो आईसीआर का एक यूजी का एग्जाम होता है, ठीक है। और एआईडब्ल्यूपीजी होता है, ऐसे एआईडब्ल्यूयूजी भी होता है, जिसमें आपको स्कॉलरशिप भी दी जाती है, ठीक है। यहां पर इस एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप चाहे यूपी के रहने वाले हो, चाहे एमपी के रहने वाले हो, कहीं के रहने वाले हो, आप ऑल इंडिया में कहीं भी एडमिशन ले सकते हो और आपको पर मंथ स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। जैसे आपको आईसीआर के एआईडब्ल्यूपीजी मिलती है, ऐसे स्कॉलरशिप यहां भी दी जाती है, पर अमाउंट जो है उसमें डिफरेंस रहता है, ठीक है। अब आईसीआर की तरफ आप जा रहे हो तो देखिए, आप या फिर मान लीजिए या तो आप पीएजी ग्रुप से हो, यानी कि जो हमारा एग्रीकल्चर का बच्चा होता है वो ज्यादातर इसी ग्रुप की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। यहां पर अगर बात करेंगे तो अगर पीएजी को हम करके हम लिखते हैं, आप किस ग्रुप में हो? पीसीए, ठीक है। मेनली बच्चा कौन सा है? पीसीए वाला होता है। पीसीए मतलब क्या होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर। यहां पर आप क्या करते हो? ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो। तो अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर से आपने अपना 12th कंप्लीट किया है तो आप ग्रेजुएशन कर सकते हो आपके एग्रीकल्चर से, या फिर आप मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, और मैथ पीसीएम ग्रुप से भी हो, अगर आपने अपना 12th पीसीएम से भी कंप्लीट किया है तब भी आप एग्रीकल्चर की डिग्री कर सकते हो। अगर आपने अपना जो बायोलॉजी, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, ठीक है, और केमिस्ट्री, ठीक है, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, जिसे एबीसी ग्रुप बोलते हैं ना, बीएससी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर आपने यहां से भी अपना 12th कंप्लीट कर रखा है तो आप एलिजिबल होते हो, ठीक है। इसके अलावा एक और ग्रुप होता है हमारा, ठीक है, वो होता है पीसीबी,
ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। आपने अपनी 12th या तो आपने मैथ से कंप्लीट कर रखी है, ठीक है, पीसीएम से, या आपने एग्रीकल्चर से कंप्लीट कर रखी है, यानी कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर वाला पोर्शन वो कर रखा है, या फिर आपने बायोलॉजी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कर रखा है, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये अगर आपके मेजर सब्जेक्ट रहे हैं 12th में, इन चारों स्ट्रीम में से आप किसी से भी हो, आपने 12th किसी से भी किया है, आप बीएससी एग्रीकल्चर की तरफ जा सकते हो, हॉर्टिकल्चर की तरफ जा सकते हो, सभी बच्चे इसमें एलिजिबल होते हैं, ठीक है। और वहां जाने के लिए आपके सामने जो सबसे पहला विकल्प आता है वो आता है आईसीआर का AEE-UG का एग्जाम, ठीक है। और इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं ताकि डिटेल वीडियो जब आए तो आप समझ लो। इस आईसीआर के AEE-UG एग्जाम के लिए आपको 3 सब्जेक्ट पर बेहतरीन कमांड होनी चाहिए। वो 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? 2 सब्जेक्ट इसमें कॉमन रहते हैं, ठीक है। यहां पर जो फिजिक्स वाला पोर्शन है वो कॉमन रहेगा, और दूसरा जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो कॉमन रहेगा। तीसरा जो पोर्शन है वो एग्रीकल्चर बायोलॉजी। तो आपने एग्रीकल्चर से अगर कंप्लीट कर रखा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर आपके लिए रहेगा। अगर आपने बायोलॉजी से कंप्लीट कर रखा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहेगा, ठीक है। आपने अगर मैथ से कंप्लीट कर रखा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहेगा, ठीक है। तो तीसरा आपके लिए ऑप्शनल है, आप किससे अपना 3rd एग्जाम देना चाहते हो, ठीक है। तो ये दोनों कॉमन रहेंगे और यहां में से किसी एक से आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक और बात समझनी पड़ेगी, यहां पर ये तीनों में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स होते हैं, उसके बाद ही आपकी रैंक बनती है, ठीक है। तो पहला विकल्प ये रहा, यहां पर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो बेहतरीन ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपके पास कौन सा आता है? देखिए, दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है वो आता है CUET जो है यूजी। ये जो CUET यूजी है, यहां पर आपके जितने ऑल इंडिया के बच्चे हैं वो इस एग्जाम को फिल करते हैं, ठीक है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, यूजी में भी होता है और पीजी में भी होता है। और थर्ड जो विकल्प है, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है स्टेट एग्जाम। स्टेट एग्जाम है, जैसे कि अगर मैं अपना बताऊं तो यूपी कैटेट, ठीक है, जो मैंने दिया था, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम होता है यूनिवर्सिटी का। इसके अलावा आप अगर राजस्थान के रहने वाले हो तो राजस्थान का प्री पीजी एंट्रेंस होगा, बिहार का अलग होता है, ठीक है। हर स्टेट का जो वहां की स्टेट यूनिवर्सिटी होती है उनका अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो आपको क्वालिफाई करना होता है। हाँ, अगर आप यूपी कैट देना चाहते हो तो आप यूपी के निवासी होने चाहिए। ऐसे आप बिहार का अगर एग्जाम दे रहे हो स्टेट एग्रीकल्चर यूजी के लिए तो आप बिहार के निवासी होने चाहिए, और राजस्थान का एग्जाम दे रहे हो तो राजस्थान के निवासी होने चाहिए, या फिर आप हरियाणा का दे रहे हो, ठीक है। हर स्टेट में जितनी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है उनका एक अलग एग्जाम होता है, ओके। या फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो होती है वो कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट के अंतर्गत आ जाती है, और इनके अलावा आईसीआर की हर सीट्स जो होती है वो हर एक यूनिवर्सिटी में रिजर्व होती है, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी है। यहां से आप पहुंचते कहां हो? इन तीनों कैटेगरी से आप पहुंचते हो इन डिग्री की तरफ, बीएससी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ठीक है। ये जो डिग्री है यहां तक आप पहुंचते हो, ठीक है। तो यानी कि आप ग्रेजुएशन में कैसे पहुंचोगे वो आपको क्लियर हो गया। 3 मेनली एग्जाम थे, आईसीआर का, CUET और स्टेट का एग्जाम आपने क्वालिफाई किया, कोई भी एक, और आप डिग्री करोगे बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, ठीक है, वेटनरी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये सभी आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो 12th के बाद एग्रीकल्चर तक कैसे पहुंचोगे, ये चीज अगर आपके दिमाग में क्लियर हो गई हो तो आप लोग यहां तक सब चीज नोट कर लीजिए और वाई टाइप कर दीजिए, ठीक है। यहां तक सब क्लियर है? ओके। तो 12th के बाद आप एग्रीकल्चर में कैसे पहुंचोगे, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बेटा। चलो, अब बारी आती है हमारी ग्रेजुएशन के बाद आपका करियर कैसे जाएगा, ठीक है। मैं छोटा सा डिस्कशन और कर देता हूं। देखिए, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं इनमें मैं छोटी छोटी वीडियो और भी बनाने वाला हूं, जैसे कि यूपी कैट की तैयारी यूजी में कैसे करनी है, पीजी में कैसे करनी है, आईसीआर का AEE पीजी यूजी में कैसे देना है, पीजी में कैसे देना है, CUET जो यूजी है और पीजी दोनों पे अलग अलग वीडियोस हमारी और फैकल्टीज भी बनाएंगे, हम भी बनाएंगे, ताकि आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाए, ठीक है। यहां पर आपको ओवरव्यू पूरा मिल जाएगा, ताकि आप क्लियर रख लो कि एग्रीकल्चर में करियर आपको बनाना कैसे है और क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही क्लियर नहीं होता। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, ठीक है, बोर तो नहीं हो रहा? हाँ, अरे सर जी, इंस्टाग्राम की रील में जो दम है वो टीचिंग में कहाँ है? चलिए, ओके। तो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो अब आपके सामने विकल्प आते हैं करियर ऑप्शन आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है। आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, ठीक है। उसमें आपको अलग अलग सेमेस्टर में, यानी कि 8 सेमेस्टर आपके होने वाले हैं, जिसमें काफी सब्जेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। और सब में आप पास होके आपने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है,
और आप 4th ईयर में पहुंच चुके हो। ठीक है, अब आपके सामने 3 विकल्प आते हैं। पहला विकल्प तो हमेशा जॉब का रहता है। ठीक है, कि आप ग्रेजुएशन के बाद तुरंत गवर्नमेंट जॉब की तरफ मूव कर जाओ, आप तैयारी करो और गवर्नमेंट जॉब को निकाल लो। ठीक है, दूसरा विकल्प आपके पास आता है हायर स्टडी का। ठीक है, हायर स्टडी की अगर बात करेंगे तो यहां पर आप अपना रिसर्च में करियर सेट कर सकते हो, जिससे कि आप मास्टर्स करोगे, ठीक है, नेट वगैरह क्वालिफाई करोगे, पीएचडी करोगे और असिस्टेंट प्रोफेसर, जिस पूरी लाइन जो होती है एसएमएस वगैरह की, वो मैं आप पे डिस्कस करने वाला हूं, वहां पे जाओगे, यानी कि रिसर्च में आप अपना करियर बनाओगे, साइंटिस्ट बन जाओगे। ठीक है, और थर्ड होता है आप कोई भी अपना एग्री स्टार्टअप चालू कर सकते हो। ठीक है, या फिर जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ठीक है, वहां पर भी अपना करियर सेट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो ग्रेजुएशन के बाद आपको हायर कर लेती हैं एज ए सेल्स ऑफिसर। ठीक है, यानी कि जो सेल्स वाली पूरी डिपार्टमेंट है वहां पर एग्रीकल्चर का मास रिक्रूटमेंट होता है। इनके अलावा जो सीड कंपनीज है वो आपको हायर करती हैं। ठीक है, जो डेयरी कंपनीज है वो आपको हायर करती हैं, या फिर आपका अपना जो है खुद का स्टार्टअप भी कर सकते हो और फर्टिलाइजर वगैरह का लाइसेंस आप बनवा सकते हो, जिससे कि आप अपनी खुद की कोई शॉप भी ओपन कर सकते हो, आपको काफी छूट दी जाती है। ठीक है, क्योंकि आपने बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट कर रखा है। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं जॉब, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे हिसाब से इस पोर्शन पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। अगर मैं सही हूं तो बताना मुझे कमेंट में बाद में, कि मेरा मानना यह है कि आप ज्यादातर बच्चे यहां पर होंगे। मेरी आंतरिक इच्छा यह होती है कि आप यहां और यहां ज्यादा फोकस करें, क्योंकि हायर स्टडी बहुत बेहतरीन विकल्प है। यहां पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, आपकी मेंटल एबिलिटी स्ट्रांग होती है। ठीक है, और उसके बाद भी अगर आप यहां पे जाते हो, क्योंकि जॉब के ऑप्शंस जो है मास्टर्स के बाद भी ओपन रहते हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब है जिनमें मास्टर्स चाहिए होती है, बहुत सारे स्टेट पीसेस होते हैं जिनमें मास्टर्स चाहिए होती है। तो अगर मैं आपको यहीं पे एक पर्सनल राय देना चाहूं तो आप बीएससी के बाद मास्टर्स करिएगा और उसके बाद आप इस कैटेगरी में जा सकते हैं। ठीक है, जो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। कैसे फायदेमंद रहेगा अभी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बीएससी एग्रीकल्चर के बाद तीनों अपॉर्चुनिटीज को क्लासिफाई करूं तो ये 3 मेजर क्लासिफिकेशन है, जहां पर एमएससी एग्रीकल्चर आप किस किस से कर सकते हो, और जॉब अपॉर्चुनिटीज में गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब दोनों के ऑप्शन आपके सामने हो जाते हैं। ठीक है, अभी मैंने कोई भी वो बात नहीं की स्टार्टअप की, बट वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। पर स्टार्टअप का आइडियाज भी आपको यहीं से होके गुजरेगा। कैसे गुजरेगा बताता हूं। देखिए, आप मास्टर्स कर सकते हो एग्रोनॉमी से, हॉर्टिकल्चर से। ये एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर और एक प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, यानी कि जो उसका पूरा डिपार्टमेंट होता है वो प्लांट साइंस का होता है। इन तीनों का स्कोप बहुत ज्यादा है। अगर आपको मास्टर्स करनी है और आप अभी ग्रेजुएशन में हो तो अपना इंटरेस्ट डेवलप करिएगा एग्रोनॉमी में, हॉर्टिकल्चर में, प्लांट साइंस डिपार्टमेंट में। ठीक है, जिससे कि आपको फ्यूचर में ज्यादा स्कोप देखने को मिले, आपके सामने ऑप्शन ज्यादा हो और आपका जो मन है वो भ्रमित ना हो। ठीक है, लेकिन मास्टर्स उसी सब्जेक्ट से करिएगा जिसमें आपका जेन्युइन इंटरेस्ट हो, क्योंकि रिसर्च का काम है, आप अच्छा तभी कर पाएंगे जब आपका जेन्युइन इंटरेस्ट उस चीज में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, इसके अलावा सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, इंटरपोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये मेजर जो डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर के जिनमें आप मास्टर्स कंप्लीट करना चाहते हो वो ये है, जिन पर मैं अलग अलग मेजर एंट्रेंस की बात भी करूंगा। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा गवर्नमेंट जॉब की तो आप एग्रीकल्चर ऑफिसर, जो कि बहुत सारे स्टेट पीसेस के तहत भरे जाते हैं। ठीक है, स्टेट पीसेस बहुत बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए। ठीक है, इनके अलावा आईसीआर के जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी आप मास्टर्स के बाद या फिर पीएचडी के बाद बनते हो। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में IFOS, ठीक है, आप वो कर देता हूं। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये यूपीएससी के तहत होती है। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन के लिए भी आपको डिटेल गाइडेंस मिलने वाला है इसी यूट्यूब चैनल पर। ओके, तो ये भी जितने बच्चे एग्रीकल्चर से कंप्लीट किए होते हैं वो इस जॉब में जा सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट जॉब है इन एग्रीकल्चर। ठीक है, सैलरी वाइज और रेपुटेशन वाइज। ठीक है, आप ये समझिए कि यूपीएससी में जो आईएएस का ओहदा होता है, ठीक है, वही यूपीएससी में एग्रीकल्चर कैटेगरी में IFOS यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का ओहदा होता है। ठीक है, IFS इंडियन फॉरेन सर्विस होती है और IFOS जो होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होती है। ठीक है, इसके बाद नाबार्ड ग्रेड है, सबसे बेहतरीन जॉब की कैटेगरी में ये भी आती है। ठीक है, सैलरी इसकी भी 1,20,000 तक होती है। ठीक है, मैं भी डिस्कस करूंगा इसके बारे में भी। इनके अलावा एफसीआई टेक्निकल ऑफिसर। ठीक है, एफसीआई में 3 पोस्ट होती है, एक एफसीआई एजीएम होता है, एक एफसीआई का मैनेजर होता है और एक एफसीआई का AG3 होता है। ठीक है, सबसे हायर ग्रेड जो होती है वो एफसीआई एजीएम की होती है, जिसकी वैकेंसी अभी 3-4 सालों से नहीं आई है, पर AG3 और मैनेजर की पोस्ट अभी आने के अनुमान है। ठीक है, इनके अलावा स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जिनमें कि जितने भी पीसीएस है स्टेट एग्रीकल्चर के वो सभी फुलफिल किए जाते हैं, जिनमें कुछ में मास्टर्स चाहिए होती है और ज्यादातर में ग्रेजुएशन ही चाहिए होती है। ठीक है, इनके अलावा IPS AFO बैंक की एक ऐसी जॉब है जो हर साल आती है
और वन ऑफ द बेस्ट एग्रीकल्चर कैटेगरी की जॉब मानी जाती है। इसका एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है हाल ही में, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। इनके अलावा अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में आपके सामने जो ऑप्शंस होते हैं उनमें एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजर, ठीक है। अगर आपने एबीएम कंप्लीट किया है, देखिए आप जब मास्टर्स करते हो तो मास्टर्स में आप एबीएम भी कर सकते हो, ठीक है। अब जब आप एबीएम कंप्लीट करते हो, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट कंप्लीट करते हो, तो आपके सामने बेहतरीन विकल्प खुल जाते हैं, ठीक है। जितनी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वहां पर जो मैनेजमेंट का वर्क होता है वो मेनली एबीएम कंप्लीट करता है, अच्छा खासा इसका पैकेज होता है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में इसका ज्यादा योगदान नहीं है, ओके। फार्म मैनेजर की पोस्ट आती है, एग्रोनॉमिस्ट की पोस्ट आती है, फूड प्रोसेसिंग मैनेजर की पोस्ट आती है, सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आती है। मैंने बोला था आपसे कि मास रिक्रूटमेंट होता है सेल्स और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। इनके अलावा सी टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट आती है और एनजीओ एंड रूरल डेवलपमेंट में आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये मोटे मोटे ऑप्शन आपके सामने आ गए कि आपने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो मास्टर्स के ये विकल्प रहे और गवर्नमेंट में गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के ये विकल्प रहे, ठीक है। इसके बाद जो कुछ ऐसी जॉब है जो जिनमें ऑल इंडिया के बच्चे एलिजिबल होते हैं। अब ऑल इंडिया के बच्चे एलिजिबल हैं, ठीक है भाई, बहुत सारी जॉब मैंने अभी डिस्कस की जिनमें स्टेट के बच्चे एलिजिबल थे, ठीक है। पर कौन कौन सी ऐसी जॉब है जिसमें ऑल इंडिया के बच्चे एलिजिबल होते हैं वो हम बात कर लेते हैं और फिर हम एक एक करके इनको जॉब को तोड़ के भी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आप आईपीएस एफओ में जा सकते हो जिसमें ऑल इंडिया के बच्चे एलिजिबल होते हैं, ठीक है। और नाबार्ड ग्रेड ए जा सकते हो, ठीक है। इनके अलावा एफसीआई एजी3 और मैनेजर की पोस्ट पे जा सकते हो। एजीएम की पोस्ट हालांकि 2-4 सालों से आई नहीं है, पर वो जब आएगी उसमें भी आप ऑल इंडिया के बच्चे एलिजिबल होते हैं। इफको में जा सकते हो, DSSS एसओ में जा सकते हो, डीडीए एसओ में जा सकते हो, क्रिफको में जा सकते हो, ठीक है, क्रिफको, ओके। इसके अलावा एनएससी ट्रेनिंग की पोस्ट आती है, सीडब्ल्यूसी जेटीए की पोस्ट आती है, यानी जो सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन होता है उसमें जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट आती है, वहां पे जा सकते हो, ठीक है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो पोस्ट होती है वहां पे आप जा सकते हो। एनएचवी एसएचओ की पोस्ट पे जा सकते हो। एफएसएसआई सीएफएसओ टीओ की पोस्ट पे जा सकते हो, ठीक है। इन सभी पोस्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, एक को छोड़ के, हाँ, जो एनएचवी एसएचओ होता है इसमें आपकी मास्टर्स की डिग्री चाहिए होती है हॉर्टिकल्चर से, ठीक है। बाकी सभी पोस्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, ठीक है, एग्रीकल्चर से कंप्लीट कर रखा है, तो आप इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हो, जिनकी सैलरी भी बहुत ही बेहतरीन होती है, ठीक है। मैं इनको तोड़ के भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अब आपको ये एटलीस्ट पता लग गया होगा कि गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में और स्टेट एग्रीकल्चर जॉब में बहुत सारी जॉब ऐसी हैं जिसमें कि ग्रेजुएशन के बाद आप अपना करियर बना सकते हो। तो आपको यहां तक मेरे हिसाब से कोई डाउट ज्यादा आया नहीं होगा, ठीक है। चलिए देन मैं बात करने वाला हूं आपकी स्टेट वाइज जॉब की, ठीक है। अब देखो, आपने ये देख लिया कि ऑल इंडिया के बच्चे एलिजिबल थे, वो हमारी सेंट्रल लेवल की एक तरीके से जॉब थी जिनमें सब बच्चे अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। अब आती है कुछ ऐसे पीसीएस या कुछ ऐसी सी ग्रेड की जॉब आती हैं जो एग्रीकल्चर के बच्चे एलिजिबल होते हैं और बेहतरीन उनका पैकेज भी रहता है और जॉब प्रोफाइल भी बहुत ही बढ़िया रहती है। उन्हीं में सबसे पहली पोस्ट हमने लिखी हुई है एमपीआरईओ की पोस्ट। इसको पहले क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है इसकी। अभी आप जो मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी वैकेंसीज निकाल दी गई हैं, ठीक है। ओके, 2700 कुछ 84 के आसपास वैकेंसी रिलीज कर दी गई है, ठीक है। आरएचओ की पोस्ट भी आने के चांस है। इसके अलावा एसएडीओ और एसएचडीओ की पोस्ट भी आती हैं जो कि मध्य प्रदेश के बच्चे होते हैं वो इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के अलावा जो ऑल इंडिया के बच्चे हैं वो भी यूआर पोस्ट पर, यानी कि जो अनरिजर्व पोस्ट होती है उस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एमपीआरओ अगर आपको बनना है तो समझिए कि आपके सामने जो सबसे इस समय जो सबसे बेहतरीन विकल्प है वो एमपीआरओ का होने वाला, ठीक है। हाँ, ठीक है, वो बढ़िया। देन इसके बाद आता है स्टेट एडीओ। स्टेट एडीओ में कौन कौन सी, देखिए, हरियाणा में पोस्ट आती है, एग्रीकल्चर की पोस्ट आती है एडीओ की, हरियाणा में ही एचडीओ की पोस्ट आती है। इसके अलावा डब्ल्यूओ की पोस्ट राजस्थान में निकाली जाती है, ठीक है। एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट निकाली जाती है, आपके उत्तराखंड में भी डब्ल्यू आता है, हिमाचल में डब्ल्यू आता है। ये सभी हमारे स्टेट पीसेस होते हैं जिनमें कि एडीओ, एचडीओ, डब्ल्यूओ, ये सभी पोस्ट बहुत ही बेहतरीन होती है, ठीक है। इसके अलावा बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, ये जो पोस्ट है इसके आने के चांस हैं और ये पिछले 1 साल से कई बार न्यूज़पेपर पे निकल चुकी है। लगभग 2650 या 2600 के आसपास वैकेंसीज खाली हैं, जिसमें लगभग 1500 जो वैकेंसीज वो फिल की जाएंगी। हो सकता है कि इसी साल के अंत में ये नोटिफिकेशन रिलीज कर दी जाए, ठीक है। इसमें भी ऑल इंडिया के बच्चे एलिजिबल होंगे, हालांकि कौन सी पोस्ट पर? जनरल की पोस्ट पर, ठीक है। इसके बाद बीपीएससी, बीए और बीएचओ, ये बेहतरीन सॉरी, ये बेहतरीन पोस्ट है, ठीक है। अभी मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में। तो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर और ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की पोस्ट होती है,
स्टेट पीसीएस की कैटेगरी में आती है ये, और इस एग्जाम को बीपीएससी कंडक्ट करवाता है। ठीक है, क्या इसका फ्लेवर से हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बिहार प्लांट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर, बिहार की जितनी भी जॉब है उन सबका सिलेबस एक जैसा होता है, तो सबसे आसान हो जाता है स्टेट पीसीएस को अगर आप टारगेट करते हो तो अन्य बिहार की जॉब को क्वालिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि स्टेट पीसीएस आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन सभी का फ्लेवर एक जैसा है, मैं भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, इनके अलावा अगर मैं यूपी की बात करूंगा तो यूपी में यूपी ट्रिपल सी एजीटीए ये पोस्ट भी इस समय है और 9 अगस्त को इसका एग्जाम है। इन सभी के लिए मैराथन्स भी इसी चैनल पर लाने वाले हैं, जिससे कि आपको डिटेल में फ्री ऑफ कॉस्ट मैराथन करवाने वाले हैं। ठीक है, एजीटीए। और जो नेक्स्ट पोस्ट है सुगर केन सुपरवाइजर, ये पोस्ट भी आ चुकी है। ठीक है, याद रखिएगा कुछ 1100 के आसपास वैकेंसी इसकी रिलीज कर दी गई है। अब इसके फॉर्म फिलिंग वगैरह होंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट आप करोगे वो केन सुपरवाइजर करोगे। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत बेहतरीन विकल्प है यूपी में। यूपी में जो स्टेट पीसीएस की पोस्ट आती है वो कौन सी है? यूपी पीएससी की एसटीए की पोस्ट होती है। ठीक है, एलटी ग्रेड होती है। एसटीए एक ऐसी पोस्ट है जहां पर अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट कर रखा है तो आप एलिजिबल हो गए, और ये स्टेट पीसीएस की बेहतरीन पोस्ट होती है। ब्लॉक कैटेगरी में आपकी जो है पोस्टिंग की जाती है। ठीक है, और पीसीएस कैटेगरी में एसटीए और जो हमारा बीओ है वो बहुत बेहतरीन पोस्ट मानी जाती है। ठीक है, इनके अलावा स्टेट टीजीटी पीजीटी, ठीक है, और राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जिस पर हम बात की थी। ठीक है, ये सभी पोस्ट ऐसी है जो स्टेट में निकाली जाती है। इनके अलावा और भी स्टेट की पोस्ट होती है, जैसे कि ओपीएससी जो अभी निकलने वाली एएचओ की पोस्ट, असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, डबल एओ की पोस्ट। ठीक है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। इसके अलावा एक पोस्ट आती है एस्को, यानी कि जो सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर होता है उसकी पोस्ट आती है। ये सभी तीनों पोस्ट उड़ीसा में निकाली जाती हैं, पर यहां पर उड़ीसा के बच्चे ही एलिजिबल होते हैं, क्योंकि उड़िया एज ए लैंग्वेज आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए। इनके अलावा बिहार वहां में पंजाब में पोस्ट आ रही है। अभी एडीओ की पोस्ट आने वाली है पंजाब में। ठीक है, आपकी जो पंजाब का पब्लिक सर्विस कमीशन है वो निकालने वाला है। ठीक है, बेहतरीन पोस्ट है और ये भी एडीओ की पोस्ट होगी। ठीक है, इनके अलावा हरियाणा में एचडीओ की पोस्ट आने के चांसेस हैं। ओके, तो ये सभी वो पोस्ट है जिनके अभी आने के चांसेस हैं और सभी स्टेट पीसीएस है, तो बेहतरीन ऑप्शन आपके सामने खुले रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे जो बेहतरीन पोस्ट मानी जाती है सेंट्रल लेवल में वो कौन सी है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको मेरे हिसाब से कौन कौन से एग्रीकल्चर के ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप प्राइवेट में कौन से ऑप्शंस आते हैं, गवर्नमेंट में कौन से ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, स्टेट पीसीएस में कौन कौन से आप कैसे मतलब कौन कौन वैकेंसीज आती हैं, वो सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। तो 12th से लेकर एग्रीकल्चर की डिग्री कंप्लीट करने तक आपको एटलीस्ट ऑप्शंस पता लग गए होंगे। ठीक है, ऑप्शंस क्लियर है तो फिर पानी पी लेता हूं और अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक वैकेंसी को, जहां पर हम ओवरव्यू लेंगे कि इस वैकेंसी में क्या क्या पूछा जाता है। और मैं ये वीडियो एक साथ क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको ये क्लियरिटी हो जाएगी कि इन वैकेंसीज में कितना सिलेबस एक जैसा है, कितना सिलेबस सेम है। तो फिर आपको फिर वैकेंसी को टारगेट करके तैयारी नहीं करनी है, आपको सब्जेक्ट को टारगेट करके तैयारी करनी है, जिससे कि आपका पूरा सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाए और आप मल्टीपल एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर हम एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं तो हम बस एजीटीए ही पढ़ेंगे और उसके लिए हम 2-3 किताबें ले लेंगे बेसिक और उन्हीं से एग्जाम क्वालिफाई करने का सोचते हैं, पर यह बड़ी समस्या है। आप अगर ये देखते हो कि एजीटीए में आपका एग्रोनॉमी आ रहा है, हॉर्टिकल्चर आ रहा है, मान लीजिए एनिमल हस्बेंड्री आ रहा है, एक्सटेंशन आ रहा है, तो हमें इन सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना चाहिए। और अगर आप इन सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लोगे तो आप देखोगे कि स्टेट पीसीएस में यही सब्जेक्ट आ रहे हैं। इसके अलावा जो इफको है, क्रिफको है, ठीक है, सीसीआई है ना, जितने भी एग्रीकल्चर के मैंने ऑप्शन बताए हैं उन सब में लगभग 60 से 70% पोर्शन एक जैसा रहेगा। तो अगर आप एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट पे कमांड कर लोगे, तो अगर आपकी सब्जेक्ट पे कमांड है तो यार समझ जाइए आप कि आप एग्रीकल्चर के मल्टीपल एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, आपके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप एक एग्जाम में स्टिक हो जाओगे, मुझे यही पढ़ना है, इसके लिए मुझे डीप डेप्थ में जाना ही नहीं है, और बहुत सारे इंडस्ट्री में भी लोग ऐसे हैं जो डेप्थ में पढ़ा ही नहीं रहे हैं, और वो डेप्थ की नॉलेज बिना लिए आपको समस्या ऑटोमेटिक हो जाएगी। और अगर एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, 1-1.5 नंबर से रह गया, तो आपको आगे बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो ये सब समस्याएं ना हो, इसीलिए आपको सब्जेक्ट पर कमांड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक सब कुछ क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत? चलिए, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं
आईबीपीएस के एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के, ठीक है। ये पोस्ट भी आपके निकाल दी गई है, इस बार पोस्ट काफी कम निकाली गई है, 190 पोस्ट निकाली गई है, ठीक है। फॉर्म फिलिंग इसके शुरू हो चुके हैं, तो इसकी प्रिपरेशन भी आपके लिए एक बेहतरीन मौका बनती है, ठीक है। पर इसका एग्जाम पैटर्न चेंज किया गया, वो भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की पोस्ट होती है, हर एक बैंक में एक लोनिंग ऑफिसर होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में आप अगर जाते हो तो आपको एनपीए वगैरह जो नॉन परफॉर्मिंग जो असेट होते हैं उनको कवर करना होता है, उसके बाद आप लोन वगैरह सैंक्शन करते हो, ठीक है। जो मेनली एग्रीकल्चर के लोन है वो एग्रीकल्चर का फील्ड ऑफिसर ही साइन करता है, ठीक है। तो लोन की प्रोसेसिंग करना, केसीसी की करना, वेरिफिकेशन, फील्ड इंस्पेक्शन, फार्म प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके अलावा रिकवरी यानी एनपीए रिकवर करना, ये सभी आपका काम होता है। ये एक और काम आप दिमाग में रखिएगा, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं जो कि किसानों में के हित में होती है और वो बैंक से यानी कि फाइनेंशियली संबंधित हैं, ठीक है, बैंक से संबंधित हैं, तो आप उन सभी स्कीम्स को ग्राउंड पे इंप्लीमेंटेशन करवाने का काम भी आपका होगा, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन आप करवाते हो तभी उसी के हिसाब से वो लोन वगैरह आपके बैंक से फाइनल किया जाएगा, ठीक है। तो स्कीम सही से इंप्लीमेंट हुई है नहीं हुई है ये भी आपकी जिम्मेदारी रहती है, ठीक है। तो मेनली अगर देखा जाए तो लोन को साइन करना, ठीक है, इनके साथ साथ एनपीए रिकवर करना, ठीक है, और जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उनको इंप्लीमेंट करवाने का काम आपका होता है, ठीक है। चलिए, इसके साथ साथ अगर मैं इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूंगा तो देखिए, अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट कर रखा है, बीएससी हॉर्टिकल्चर कंप्लीट कर रखा है, एनिमल हस्बेंड्री से कंप्लीट कर रखी है आपने, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री वेटरनरी से कंप्लीट कर रखी है, फॉरेस्ट्री से कंप्लीट कर रखी है, फिशरी से कर रखी है, इंजीनियरिंग से कर रखी है, बीटेक कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। इनके अलावा अगर आपने बैंकिंग एंड कॉर्पोरेशन से भी डिग्री कंप्लीट कर रखी है तब भी आप एग्रीकल्चर के फील्ड ऑफिसर के लिए, जो कि एक असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होती है, वहां के लिए एलिजिबल होते हो, ठीक है। ये एसओ होता है, एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है, ठीक है, जो कि बैंक में हर एक कैटेगरी के अलग अलग ऑफिसर होते हैं। तो आप इजिली यहां पे जा सकते हो, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, सैलरी की बात करेंगे तो 55,000 से लेकर 65,000 तक इसकी सैलरी होती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं वेरी, क्योंकि एचआरए जो है इसका वो थोड़ा वेरी करता रहता है एरिया वाइज, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो सैलरी होने वाली है वो 55,000 से लेकर 65,000 के आसपास होने वाली है। और अब नया अगर कमीशन लगता है तो बैंक में तो ये लागू नहीं होगा, पर बैंक के भी अलग अप्रेजल्स होते हैं, तो इसकी सैलरी हो सकता है कि इस बार 65 से 70,000 तक इजिली पहुंच जाए, ठीक है। चलिए, इसके अलावा गवर्नमेंट ये जॉब होती है, बढ़िया करियर ऑप्शन है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बोलूं तो आप ये बात दिमाग में रखिएगा कि इसके 3 फेज हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। पहले जो प्रीलिम्स में था उसमें क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश आती थी, 50 क्वेश्चन क्वांट के, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आते थे, जिनमें कि इंग्लिश के आपको आधा नंबर मिलता था, यानी कि 25 नंबर का पूर्णांक होता था, और टोटल आपका 125 नंबर का पूर्णांक होता था। अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। बदलाव में उन्होंने क्या ऐड किया है, उन्होंने क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के साथ साथ एग्रीकल्चर को भी प्रीलिम्स में डाल दिया है, ठीक है। आपको क्वालिफाई तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके बाद जो मेंस होगा उसमें भी रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश को डाल दिया गया है, इनके अलावा एग्रीकल्चर को, ठीक है। पर इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग जो है फिर क्वालिफाइंग नेचर की है, नंबर आपके मेंस में किसके जुड़ने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के जुड़ने वाले हैं। देन आपका इंटरव्यू होगा और आप सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है। हाँ, मेंस में उन्होंने डिस्क्रिप्टिव को भी रखा हुआ है, ठीक है, और वो भी इंग्लिश का। तो इंग्लिश का आपका डिस्क्रिप्टिव भी होगा, 2 क्वेश्चन उसके आएंगे वो भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। और लिखने में भी आपको टाइपिंग से लिखना पड़ेगा, कोई पेपर नहीं मिलने वाला जिससे भी आप लिख सको, पेन से नहीं लिखोगे, टाइपिंग से लिखोगे, ठीक है। चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, तो यहां पर आपके सामने जो विकल्प आते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, ये 3 फेज में आपका एग्जाम है। एग्जाम में आपका जो पहला फेज है वो आपका प्रीलिम्स में है, ठीक है। ड्यूरेशन आपको 80 मिनट का मिलने वाला है, ठीक है। टाइम भी इसमें कम कर दिया गया है, पहले 2 घंटे का आपको टाइम मिलता था, ठीक है। और टाइम को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। पूर्णांक पिछले जितना ही है 125 नंबर का, पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 नहीं बल्कि 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। कैसे डिवाइड होगा बताते हैं। देखिए, इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के होंगे, 20 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है। रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के होंगे, 20 मिनट का आपको यहां भी टाइम मिलने वाला है। देन क्वांट के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के होंगे, 20 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है। और प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि एग्रीकल्चर के 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के और 20 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चन 125 नंबर के और 80 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। और यहां पर आपको ओवरऑल इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, सेक्शन वाइज और ओवरऑल। अब दिमाग में रखिए आप, ठीक है, कि यहां पर 0.25 की माइनस मार्किंग भी रहेगी, ठीक है। तो माइनस मार्किंग भी है। इनके अलावा आपको ये चारों को क्वालिफाई
करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें पॉजिटिव बात यह भी है कि जो बच्चे एग्रीकल्चर के हैं, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा फायदा ये हो जाता है कि उनकी एग्रीकल्चर स्ट्रांग होती है, तो यहां पर ओवरऑल में आप अपना स्कोर अच्छा कर सकते हो। ठीक है, देन आप आते हो आईपीएस एफएम के मेंस में। मेंस में अगर बात करेंगे तो जो मेंस का एग्जाम होगा वहां पर ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। ड्यूरेशन आपको 155 मिनट की आपकी ड्यूरेशन रहेगी टोटल। ठीक है, टोटल 152 क्वेश्चंस होंगे। अब समझिए ध्यान से, नंबर जो मिलने वाले हैं वो 225 के आसपास मिलने वाले हैं। ठीक है, मतलब आसपास के 225 नंबर मिलने वाले हैं। यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 30 नंबर के होंगे, ये सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के होंगे, ये सिर्फ क्वालिफाई करना है। क्वांट के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के होंगे, सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो आपके ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आपके कितने हो गए? 100 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, उसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज के 50 क्वेश्चन होंगे। पहले 60 होते थे, 50 होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 100 नंबर का होगा। ये मेरिट बेस्ड है, यानी कि ये आपका मेरिट बनाएगा। सेकेंड जो मेरिट बनाएगा वो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश राइटिंग, एसे, लेटर, है ना, ये लिखना पड़ेगा आपको। 2 क्वेश्चंस होंगे, 25 नंबर के होंगे, ये भी मेरिट बनाएगा। तो मेरिट के लिए आपकी कमांड होनी चाहिए प्रोफेशनल नॉलेज और डिस्क्रिप्टिव पे। क्यों मैंने बोल रहा हूं कमांड होनी चाहिए? रीजन कि अगर आप इसको क्वालिफाई कर रहे हो तो आप यहां भी इजीली क्वालिफाई कर जाओगे, लेकिन आपकी जो मेजर मेरिट बनने वाली है वो प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि एग्रीकल्चर और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश से बनने वाली है। ठीक है, तो इसलिए अब आपको एग्रीकल्चर और स्ट्रांग करनी पड़ेगी। तो एग्रीकल्चर से नजरें चुराना जो है थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, और जो प्योर जिनकी एग्रीकल्चर स्ट्रांग थी उनके लिए आसान हो जाएगा। बस बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव लेना थोड़ा मुश्किल है, तो ये आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी अगर मैं ओवरऑल देखूं तो जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उनके लिए ये थोड़ा सा बेहतर विकल्प है, क्योंकि यहां भी एग्रीकल्चर में आप नंबर खींच सकते हो और यहां से भी खींच सकते हो। बस थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव में आपकी कमांड होनी चाहिए, तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, वो भी आसानी से। ठीक है, बस आपको जो वो बोलते हैं ना कि मार्गदर्शन जो है आपका अगर बहुत क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देन आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, और उसके बाद आप सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, चलिए, तो यहां पे कमांड आपकी क्लियर हो गई होगी। तो ये आईपीएस एफओ की जॉब थी जो कि हर साल आती थी। ठीक है, आईपीएस इस एग्जाम को करवाता है और हर साल ये पोस्ट आती है। ठीक है, इस बार ये पोस्ट निकाल दी गई है, फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है। ओके, इसकी भी फ्री मैराथन हम लोग इसी यूट्यूब चैनल पे करवाने वाले हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इसका बैच वगैरह भी अवेलेबल है। ठीक है, चलिए, इसके बाद बात करने वाले हैं नाबार्ड ग्रेड ए की जॉब। नाबार्ड ग्रेड ए बेहतरीन जॉब है। ठीक है, मैं बोलूं कि बैंकिंग सेक्टर की सबसे बड़ी जॉब और सबसे बेहतरीन जॉब अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलिएगा नाबार्ड ग्रेड ए। रीजन क्या है नाबार्ड ग्रेड ए के बेस्ट होने का? सबसे पहला रीजन है इसकी सैलरी। इसकी सैलरी आपको मिलती है 1 लाख प्लस। ठीक है, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे और आप अगर नाबार्ड ग्रेड ए की तैयारी कर रहे हो तो 1 लाख से ज्यादा आपको सैलरी देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ जो जॉब लोकेशन है बहुत ही बेहतरीन है। मेनली जो इंडिया में जो मेजर सिटीज हैं वहां पे इसके ऑफिसेस होने वाले हैं। ठीक है, तो आप वहां पे बहुत अच्छे तरीके से पोस्ट हो सकते हो। ठीक है, तो यहां पर अगर एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो आपने बैचलर डिग्री कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट से तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। 60% आपके नंबर होने चाहिए। ठीक है, और इनके साथ साथ इसकी जो सैलरी है वो ग्रॉस सैलरी 1 लाख प्लस होती है। ठीक है ना, 1 लाख प्लस होती है। ओके, 1,10,000। ठीक है, ये 1,20,000 तक इसकी सैलरी जाती है। ओके, यहां पर ध्यान रखिएगा 1 लाख के आसपास आपको सैलरी देखने को मिलेगी। इसमें 3 फेज होने वाले हैं, फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू। ठीक है, इन 3 फेज को आपको क्वालिफाई करना है और आप इस एग्जाम में सिलेक्ट हो जाओगे। ज्यादातर आप देखोगे कि एग्रीकल्चर की जो हाई ग्रेड की पोस्ट है उनमें 3 फेज ही हो रहे हैं। ठीक है, पहला फेज जो होने वाला है इसका, अच्छा ग्रॉस सैलरी हो गई। ओके, पहला जो फेज होने वाला है, ठीक है, यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग रहती है, 120 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, और इसमें ये सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, जिनमें रीजनिंग, देखिए वही बात, एएफओ पढ़ोगे तब भी रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, एफसीआई में जाओगे तब भी रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारे स्टेट पीसेस है वहां भी रीजनिंग आ रही है और साथ ही साथ नाबार्ड में भी रीजनिंग आ रही है। ठीक है, तो रीजनिंग पे कमांड आपकी होनी चाहिए। इंग्लिश सेम ही है हर सब में। हाँ, यहाँ पर कंप्यूटर है, एजीटी में भी कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहां भी आप देखोगे ही डिसीजन मेकिंग, क्वांट, जनरल अवेयरनेस, ईएसआई और एआरडी। ये जो एआरडी है ये एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट है। ठीक है, ये जो एआरडी आप देख रहे हो यही है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ये 40 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के रहने वाले हैं। ठीक है,
तो यहां पर देखा जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रहते हैं रीजनिंग के, इंग्लिश के 30 रहते हैं, कंप्यूटर के 20 रहते हैं, डिसीजन मेकिंग के 10 क्वेश्चन रहते हैं, क्वांट के 20 रहते हैं, जनरल अवेयरनेस के 20 रहते हैं, ईएसआई के 40 रहते हैं और एआरडी के 40 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और नंबर भी इनके लगभग इक्वल ही होते हैं। ओके, तो यहां पर फेज 1 में आपका क्या क्या पूछा जाएगा डिस्कस हो गया। अब बारी आती है फेज 2 की, यानी कि जो हमारा मेंस होता है एक तरीके से। ठीक है, यहां पर फेज 2 में आपका जो 2 पेपर होने वाले हैं, जो पेपर 1 है वो जनरल इंग्लिश का होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, 100 नंबर का। ओके, देन जो पेपर 2 होगा इसमें आपके 2 पेपर होंगे, ईएसआई का और एआरडी का। ठीक है, तो ईएसआई और एआरडी जो पेपर होने वाले हैं उसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होने वाले हैं। ठीक है, तो मेंस में आप कहेंगे फेज 2 में 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका होगा इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव, और दूसरा पेपर में आपकी 2 कैटेगरी आती है, ईएसआई और एआरडी। ईएसआई का जो पोर्शन है वहां पे आप समझिएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव भी होगा और एआरडी जो होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव भी होगा। तो ईएसआई और एआरडी जो है ये ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों कैटेगरी में माने जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर मैं डिस्कशन करूंगा तो आपका आता है फेज 3, यानी कि अब आपका लास्ट फेज है जो कि है इंटरव्यू का। ठीक सही है, ठीक है, तो वो आता है आपके इंटरव्यू का। देन अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई कर जाते हो, ठीक है, यानी कि फेज 1 क्वालिफाई कर जाते हो, फेज 2 कर जाते हो, देन आप पहुंचोगे इंटरव्यू पर, और इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आप नाबार्ड में सेलेक्ट हो जाते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। ठीक है, बेहतरीन जॉब हुई, ओवरव्यू आपको पता लग गया कैसे क्वालिफाई करना है, क्या करना है, उसके लिए आपके अलग वीडियोस आएंगे, डोंट वरी। ठीक है, लेकिन आप ये देखोगे कि यहां पर जो सिलेबस अभी तक आपने देखा है, 2 ही एग्जाम में देखा जाए तो ये रीजनिंग एफओ में आ रही है, ये एफओ में आ रहा है। ठीक है, और साथ साथ एआरडी एफओ में आ रही है, क्वांट एफओ में आ रही है। यहां पर आपको 4 ऑप्शन तो मिल ही गए सेम सेम। ठीक है, चलिए यहां पर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव एफओ भी आ रही है और यहां भी आ रही है। ठीक, तीसरी जॉब जो होती है वो होती है एफसीआई की जॉब। अब यहां तक कोई दिक्कत किसी को बताओ, यहां तक कोई समस्या? चलिए अब एफसीआई की जॉब में बात कर लेते हैं। देखिए एफसीआई में 3 जॉब होती है, मैं तीनों के बारे में लिख देता हूं आपको। देखिए 3 जॉब है, इन 3 जॉब में एफसीआई एजीएम, एफसीआई एजी3 और मैनेजर। ठीक है, मैं एजी3 के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा ज्यादा, क्योंकि जो एजी3 है आप समझिए कि यही वैकेंसीज जो है वो लगभग 3000 के आसपास वैकेंसीज आने के चांस हैं, और वो पिछले 2 साल से प्रस्तावित है। अब देखिए कब आता है। ठीक है, पर हो सकता है कि 1-2 सालों में इसकी वैकेंसीज आ जाएं, मतलब अनुमान तो इस साल का ही, पर अनुमान नहीं लगा सकते ना। ठीक है, एफसीआई ही लास्ट में इसके रिस्पॉन्सिबल है, तो देखते हैं कब वैकेंसी निकालते हैं। सिलेबस हम समझ लेते हैं। देखिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आप समझिएगा जो इसका फेज 1 होने वाला है, ठीक है, उस फेज 1 में इंग्लिश आती है, इंग्लिश में थोड़ा लिख देता हूं, रीजनिंग आती है, ऐसे कर लेता हूं, ठीक है, क्वांट आती है, और आपका जीके, ये मैं कहता हूं जनरल अवेयरनेस, ये आता है। ठीक है, अगर आपको फेज 1 क्वालिफाई करना है तो इन 4 सब्जेक्ट पर आपकी कमांड ठीक ठाक होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर अगर देखोगे तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के, इसके भी 25 रहेंगे, इनके भी 25 रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ओके, जनरल अवेयरनेस का मैं जीएस भी लिख देता हूं, क्योंकि जीएस का पोर्शन भी रहता ही है ना। तो ये 25 क्वेश्चन के रहने वाले हैं, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, और नंबर भी लगभग 100 ही होंगे। ठीक है, मतलब आपको कोई चेंज नहीं करना है, 25 क्वेश्चन है तो 25 नंबर होने वाले हैं। ठीक है, तो 100 नंबर का आपका पूरा पेपर होने वाला है फेज 1। ओके, देन आपका जो सेकंड होता है वो फेज 2 होता है। अब मैं यही क्यों लिख रहा हूं समझिएगा ध्यान से। फेज 2 जो है, ठीक है, उनमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज? देखिए फेज 2 में इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, ठीक है, ये तीनों सेम रहेंगे, यानी कि 25 क्वेश्चन यहां भी आएंगे, 25 आएंगे, 25 आएंगे। और फेज 2 में जो जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस का जो पोर्शन, जीएस वाला जो पोर्शन है, ये 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके कितने आएंगे? 45। ठीक है, क्लियर। और ये तो है पेपर 1, फेज 2 में पेपर 1। फेज 2 में जो पेपर 2 होने वाला है वहां भी सब्जेक्ट डिवाइड किए जाते हैं। देखिए जैसा कि आपको पता है कि एफसीआई में एग्रीकल्चर के अलावा भी जो बच्चे होते हैं वो एलिजिबल होते हैं। ठीक है, जो जूलॉजी है, बॉटनी के बच्चे हैं, वो सभी बच्चे इसमें एलिजिबल किए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर समझिएगा जो फेज 2 होने वाला है, यहां पर एग्रीकल्चर आएगा, ठीक है, बायोलॉजी में, बायोलॉजी हटा देता हूं मैं, बायोलॉजी हटा देता हूं, एग्रीकल्चर आएगा, जूलॉजी लिखता हूं जो आएगा, तो बायोलॉजी का ही पार्ट लेके, फिर भी बॉटनी, ठीक है, ओके। ये 3 चीजें आपके एग्जाम में आने वाली। इनके अलावा और भी पोर्शन है, जैसे कि मान लीजिए आप अगर ये सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करते हो, ठीक है, तो आप इनकी जगह पे फिजिक्स और केमिस्ट्री कर सकते हो, पर एग्रीकल्चर आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, जूलॉजी बॉटनी, आप मान लीजिए जूलॉजी बॉटनी अपनी कमांड नहीं है,
तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन सबके कितने रहेंगे, 20-20 रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 20 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के, 20 जूलॉजी के, 20 बॉटनी के होने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इनकी जगह पे फिजिक्स और केमिस्ट्री लेते हो तो 20-20 रहेंगे, ये अथवा में है और में। ठीक है, तो इन दो की जगह पे ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 60 टोटल नंबर होने वाले हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि आपको 60 नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 60 क्वेश्चन होंगे 120 नंबर के। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। फेज 2 अगर आपने क्वालिफाई कर लिया देन आप इसमें इंटरव्यू देकर सिलेक्ट हो जाते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आगे बढ़े। ओके, अब एफसीआई में ये वैकेंसी पिछले 1.5-2 सालों से प्रस्तावित है, हो सकता है इस साल आ जाए, हो सकता है ना भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एफसीआई जॉब हो गई। हाँ, नेक्स्ट आता है आपका स्टेट एग्रीकल्चर पीसीएस। ठीक है, अब स्टेट एग्रीकल्चर पीसीएस में मैंने आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस रखे थे अभी। ठीक है, उनमें मैं 1-2 चीजें डिस्कस कर लेता हूं जो आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनके चांसेस भी ज्यादा हैं और आपके सवाल भी उनमें से ज्यादा बनेंगे भी। पहला आपका एग्जाम आता है बीपीएससी का। बीपीएससी में जो वैकेंसी निकाली गई थी, इनमें आपकी जो पोस्ट आई थी वो आई थी ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की। ठीक है, बीएओ की, और इनके अलावा बीएचओ की, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की। एसएडीओ की पोस्ट होती है और वहां पर एमएससी के बच्चे एलिजिबल होते हैं। ठीक है, अब यहां पर किस तरीके से क्या एग्जाम पैटर्न रहता है थोड़ा सा जान लो। देखिए, जब आप बीपीएससी के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो तो आप समझिएगा कि जो एक पेपर इसका होगा, फर्स्ट पेपर, वो होता है हिंदी का। और ये समझिए कि हिंदी आपको सिर्फ क्वालिफाई करनी है, लेकिन अगर हिंदी क्वालिफाई नहीं हुई तो आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी आगे। ठीक है, तो जो आपके हिंदी के क्वेश्चन आने वाले हैं 100, उनमें आपको क्वालिफाई करना है और विदाउट क्वालिफिकेशन क्वालिफाई किया आपकी कॉपी आगे नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा जो पेपर होने वाला है वो जीके जीएस का होगा, जिसमें आपका सब कुछ पूछा जाएगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी, बिहार का पूरी जो ज्योग्राफी है, बिहार की जो स्टेट की जानकारी है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर कंबाइन करनी पड़ेगी और जनरल साइंस भी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो भी कितने होने वाले हैं, 100 होने वाले हैं। ठीक है, देन तीसरा जो होगा पोर्शन वो एग्रीकल्चर का होगा। ठीक है, थर्ड पोर्शन एग्रीकल्चर का, और इस एग्रीकल्चर के पोर्शन को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास 2 पेपर कराने वाले हैं, वो 2 पेपर पे कमांड होनी चाहिए। पहला पेपर जो है वो जनरल एग्रीकल्चर का होगा, जिसमें जनरल एग्रीकल्चर ये नहीं कि बहुत सरल आएगा ना, इनमें ऑल सब्जेक्ट आएंगे, ऑल सब्जेक्ट एग्रीकल्चर के, मतलब एग्रोनॉमी भी आएगी, हॉर्टिकल्चर भी आएगी, ठीक है, एलाइड भी आएगी, प्लांट साइंस भी आएगी, जीपीबी वगैरह, इंटमोलॉजी, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, सब कुछ पूछा जाएगा, स्टैटिक्स। ठीक है, जनरल एग्रीकल्चर। ठीक है, जिसके 100 क्वेश्चंस होंगे 200 नंबर के। दूसरा जो पेपर होगा हमारा वो होगा एग्रोनॉमी का, मतलब ये एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें एग्रोनॉमी जो सब्जेक्ट होता है लीडिंग, एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस में मान के चलेंगे। ठीक है, वो क्योंकि सॉइल तो पढ़नी पड़ेगी आपको, वो दोनों आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चंस होंगे 200 नंबर के। ठीक है, देखा जाए तो ये फिर ये तो नहीं, तो क्वालिफाई करना है। हाँ, ये और ये 400, तो टोटल आपके 500 नंबर का पूर्णांक बनता है। ठीक है बेटा, टोटल आपके 500 नंबर का पूर्णांक बनता है। देन उसके बाद 50 नंबर आपका इंटरव्यू होगा, तो 550 में आपका सिलेक्शन कर दिया जाएगा। ये जो क्राइटेरिया है मैं इसको हटाता नहीं हूं, देखिएगा टाइम की बचत होगी ना हटाने से, है ना। देखिए, अगर मैं बीएचओ की बात करूंगा तो सेम क्राइटेरिया ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, बस बीएचओ में जो पेपर 2 होने वाला है, ठीक है, ये इसकी जगह पे यहां पर लिख लीजिए हॉर्टिकल्चर, जो कि सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर प्रेम करना है ना, समझ ना, हॉर्टिकल्चर ये पूछा जाएगा। ठीक है, जो ब्लॉक का जो हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है उसमें पेपर 2 हॉर्टिकल्चर का होगा। ठीक है, ऐसे ही तीसरी पोस्ट आती है, वो भी बहुत बेहतरीन पोस्ट है, प्लांट प्रोटेक्शन की पोस्ट। एक और पोस्ट लिख दीजिए, बीपीएससी की होती है प्लांट प्रोटेक्शन। इसमें भी सेम क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, बस जो लास्ट पेपर होगा, ठीक है, यानी कि जो पेपर 2 होगा उसमें प्लांट प्रोटेक्शन पूछी जाएगी। ठीक है, जो कि प्रतिभा पढ़ाती है। स्टेट पीसीएस पे हम लोगों ने
क्यों यहाँ पर बेहतरीन तरीके से कमांड रखी है, दृष्टि एग्रीकल्चर क्यों ज्वाइन किया है, आप समझ लीजिए खुद ही कि ये जो एग्रोनॉमी वाला पोर्शन है किसान सर आपको करवाएंगे, और आपको पता है ऑलरेडी कि किसान सर कितना बेहतरीन तरीके से हर एक चीज डिलीवर करते हैं। हॉर्टिकल्चर मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो कोशिश करूंगा कि आपको बेहतरीन चीज डिलीवर कर सकूं जैसे अभी तक करता आया हूं। और प्लांट प्रोटेक्शन आपको प्रतिभा मैम ऑलरेडी पढ़ाती है, ठीक है। तो ये अलग अलग वैकेंसीज हैं जिनमें की मेंस जो है पेपर 2 अलग अलग सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ज्यादा रहने वाली है, ठीक है बेटा, क्लियर होगी बात। चलिए, इसके अलावा स्टेट पीसेस के अलावा हमें ज्यादा ना लिखना पड़े तो मैं इसीलिए यहीं पे लिख देता हूं। जो फोर्थ वैकेंसी है एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, तो जो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, यहां पर भी सेम एग्जाम पैटर्न रहेगा, ठीक है। ये स्टेट पीसेस नहीं है पर एग्जाम वो कंडक्ट करवाती है, तो इसीलिए आपका ये जो करिकुलम है वो सेम रहता है, पर स्टेट पीसेस कैटेगरी में नहीं आती है। हिंदी आएगी, जीके जीएस आएगी, ये आएगी, और यहां पर इकोनॉमी वाला सब्जेक्ट ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है, ये पोर्शन रहेगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है, बिहार का एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर है, जिसकी वैकेंसी आने के चांस है, ओके। तो आपको स्टेट पीसेस में बिहार पीसेस के बारे में जानकारी लग गई होगी, आई थिंक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है, हाँ क्लियर हो गया। चलो, मैं पूरी एक ही चीज आपके लिए कमेंट कर रहा हूं ताकि आपको अलग अलग दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, अब बारी आती है यूपी के पीसीएस की, जिसकी वैकेंसी निकलने के चांस बहुत ज्यादा है क्योंकि काफी टाइम हो गया वैकेंसी निकले हुए, ठीक है। अगर मैं स्टेट पीसीएस की बात करता हूं यूपी के, ये एग्रीकल्चर की वैकेंसी की बात हो रही है, ये नॉर्मल पीसेस की बात नहीं हो रही है। नॉर्मल पीसेस होता है उसमें सीसेट वगैरह का अलग क्राइटेरिया रहता है, ठीक है, यहाँ पे अलग रहता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर के बच्चे ही एलिजिबल होते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ स्टेट पीसेस में जो एग्रीकल्चर का कैटेगरी है उसकी, ठीक है। एग्जाम इसका यूपीपीएससी कराता है, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन है वही इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो सबसे बेहतरीन पोस्ट है वो है एसटीए की पोस्ट। किसको सी पोस्ट है, एसटीए। देखो एसटीए में भी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, ठीक है, तो वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको, डोंट वरी। देखिए, एसटीए की अगर पोस्ट की बात करेंगे, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जो एजीटीए था ना, आप समझिए उसका बॉस का बॉस है, ठीक है, उसके बाद एडीओ रहता है, उसके ऊपर बॉस, ठीक है। तो एसटीए की पोस्ट पे आप सिलेक्ट होते हो मतलब यहां पर आप समझिए जो आपका प्रीलिम्स होने वाला है, उस प्रीलिम्स में क्या क्या आएगा। तो प्रीलिम्स में टोटल आपका जो पोर्शन है वो 120 क्वेश्चन का रहेगा, यानी कि जो पूरा आपका पेपर होने वाला है वो 120 क्वेश्चन का रहने वाला है, जिनमें 80 क्वेश्चन आने वाले हैं एग्रीकल्चर के, 40 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके जीके जीएस के, जीके जीएस और अन्य जो थोड़ा बोला पोर्शन रीजनिंग पॉइंट थोड़ा बहुत डाल देते हैं, पर मेजर जीके जीएस ही रहता है, ठीक है। तो ये आपका दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है, 80 और 40, ठीक है, प्री, बस एमसीक्यू बेस्ड हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। देन जो आपका मेंस होता है, यहां पर थोड़ा सा आपको सही से पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना दोनों पड़ता है। मेंस की बात करेंगे तो देखिए, जो मेंस वाला पोर्शन है इसमें सबसे पहला अगर मैं बताऊं हिंदी आई, हिंदी दो तरीके से आपके एग्जाम में पूछी जाती है। एक तो आपको ऐसे राइटिंग करनी होगी, ठीक है, और एक जो व्याकरण है यानी बोलते हैं ग्रामर, जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे राइटिंग और ग्रामर, ठीक है, दो बार, चलो ठीक है, दो वाले मैं कर दूंगा, है ना, ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ऐसे राइटिंग और ग्रामर पे आपकी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। वाइट कर लेता हूं, सिर्फ दिख नहीं रहा होगा। देन अगर आपकी ग्रामर पे कमांड हो गई, आपकी ऐसे राइटिंग कमांड हो गई, तो आपका हिंदी वाला पोर्शन आसान हो जाएगा। दूसरा जो इसमें पेपर होने वाला है वो जीएस का होगा, ठीक है। जीएस में याद रखिएगा कि जीएस का जो पेपर होने वाला है वो भी आपका डिस्क्रिप्टिव ही होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रहेगा। और जो तीसरा पोर्शन होगा, ठीक है, तीसरा वो एग्रीकल्चर का रहेगा, ठीक है। तो यहां पर भी जीएस का भी डिस्क्रिप्टिव होता है, हिंदी में ऐसे राइटिंग और ग्रामर पूछी जाती है, ठीक है, जीएस में डिस्क्रिप्टिव और एग्रीकल्चर में आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। एग्रीकल्चर में आपके दो पेपर 1 और 2 आपके करवाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद जो ग्रेड ए की पोस्ट है, यहां पर भी ग्रेड अलग अलग होते हैं, लोअर पीसेस रहता है। जो एसटीए में जो ग्रेड ए की पोस्ट है उसमें इंटरव्यू रहता है, जो बी की पोस्ट में इंटरव्यू नहीं रहता। तो जब पूरी नोटिफिकेशन आएगी या जब डिटेल मेरा एक सेशन होने वाला है एग्रीकल्चर में पीसीएस अधिकारी कैसे बने, ये मैं जल्दी करने वाला हूं, तो वहां पर मैं आपको इन सभी कारण बताऊंगा कि किसमें इंटरव्यू है किसमें नहीं है, वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, दो पेपर हो गए, यहाँ पर लगभग 250 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रहता है। चलो, ये कमांड होगी आपकी एसटीए की।
इनके अलावा कुछ और स्टेट पीसेस होते हैं, जैसे कि हरियाणा का एचडीओ होता है, एडीओ होता है, और पंजाब का एडीओ होता है, आने वाली पोस्ट है पंजाब एडीओ की। ओपीएससी का एचओ होता है, डबल ए होता है, एसको होता है, ठीक है। इनके अलावा अगर बात करूंगा तो झारखंड में पोस्ट आती है, जेपीएससी पोस्ट निकालता है, ठीक है। त्रिपुरा में एफएसओ की पोस्ट आती है, ठीक है। झारखंड में एफएसओ की पोस्ट आती है। जितने भी स्टेट एफएसओ होते हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर, वो भी सब पीसीएस के तहत ही फिल किए जाते हैं, ठीक है। मैं अभी सीएफएसओ की बात करूंगा, पर जितने भी एफएसओ हैं वो भी आपकी बीपीएससी की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। मतलब स्टेट पीसीएस कैटेगरी में आते हैं। बिहार का है तो बीपीएससी, यूपी का है तो यूपीपीएससी, ठीक है। अभी यूपी की पोस्ट निकाली भी गई है, ठीक है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एडीओ की पोस्ट होती है, बेहतरीन पोस्ट है, हरियाणा में पोस्ट निकलती है। इनके अलावा अलग अलग स्टेट में भी पोस्ट निकाली जाती है, ठीक है। यूपी में भी ये पोस्ट है ना, बट टीए के बाद अब उस कैटेगरी पे पहुंचते हो, इस बार ये चांस है कि यूपी में ये पोस्ट निकाली जाएंगी, ठीक है। तो आएंगे तो बहुत बेहतरीन है। एचपीएससी एडीओ की पोस्ट होती है, ओएमआर टेस्ट का इसमें भी आपका होता है, ठीक है। यहाँ पर भी स्टेज 1, स्टेज 2 और आपके तीनों स्टेज होते हैं। स्टेज 1 जो होता है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है। स्टेज 2 जो होता है यानी वो डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। देन आप आगे पहुंचते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दो ही मेनली है, स्टेज 1 और स्टेज 2, ये क्वालिफाइंग है और ये डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। हाँ, ये इसका भी डिस्क्रिप्टिव हुआ नहीं है, तो ये पोस्ट भी अभी निकाली गई थी, अगले साल भी ये पोस्ट निकाली जाएगी, ठीक है। हरियाणा का पीसेस रहता है। देन अगर स्टेट पीसेस की बातें हो गई हो ओवर, ठीक है, तो हम बातें शुरू करना चाहेंगे आपके स्टेट की जॉब में। एजीटीए यूपी में पोस्ट निकलती है, अभी 9 अगस्त को इसका एग्जाम है। अभी इससे पहले इसकी वैकेंसी निकाली गई थी और फॉर्म फिल होके सिलेक्शन हो चुका है बच्चों का, पर ज्वाइनिंग अभी तक नहीं मिली, ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और 9 अगस्त को इसका सेकंड एग्जाम है। ये पोस्ट भी हर 2 साल में रिपीट होती है, इस बार हर साल रिपीट हुई, यानी कि पिछली बार भी आई थी, इस बार भी आई है। तो हो सकता है कि अगली बार पोस्ट निकाली जाए। और इनके साथ साथ शुगर केन सुपरवाइजर की पोस्ट है जो कि ऑलरेडी निकाल दी गई है, तो ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। एजीटी की बात करेंगे तो देखिए 3200-2700 के आसपास काफी पोस्ट निकलती है इसकी, ठीक है। यूपी SSC पेट मैंडेटरी होता है, इसमें आपने पेट दिया तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री कर रखी है, हॉर्टिकल्चर कर रखी है, फॉरेस्ट्री कर रखी है, बीटेक कर रखा है, होम साइंस से अगर आप डिग्री कर रखी है, कम्युनिटी साइंस, होम साइंस में भी कम्युनिटी साइंस से अगर आपने कर रखा है तो आप एजीटीए के लिए एलिजिबल होते हो। 35 से 45 हजार तक की सैलरी होती है। नया कमीशन लगेगा तो 60 हजार तक की सैलरी हो जाएगी, ठीक है। बढ़िया है। सिंगल एक पेपर होता है आपको, ठीक है, उसके बाद आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो बस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सिंगल पेपर आपका होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आप सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो यहां पर आपका 100 क्वेश्चंस रहते हैं, जिनमें एग्रीकल्चर, यूपी की जीके जीएस और कंप्यूटर का पोर्शन आपके एग्जाम में आता है, जिसमें जो मेजर पोर्शन होता है लगभग 65 क्वेश्चन का, वो आपका एग्रीकल्चर का रहता है। तो अगर आपकी एग्रीकल्चर पे कमांड है, वही एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, अगर इन पे कमांड है तो आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो। पेपर इसका थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का आता है, ऐसा नहीं है कि सर अगर लो ग्रेड की थोड़ी जॉब है तो पेपर सरल आएगा, पेपर ठीक ठाक लेवल का आएगा। इसीलिए इसकी भी प्रिपरेशन आपको बहुत कायदे से करनी पड़ेगी और इन सभी के लिए कंबाइंड अप्रोच का रखनी है, वो मैं आप पे लास्ट में डिस्कस करूंगा। देन इसके बाद एक जॉब होती है इफको एजीटी की जॉब, ठीक है। हाँ, इसमें एक शुगर केन सुपरवाइजर की पोस्ट भी होती है, उसका सिलेबस भी सेम है, ठीक है। जो एजीटी का सिलेबस है वही शुगर केन सुपरवाइजर का पोस्ट, जो पूरा सिलेबस है वही सेम सिलेबस शुगर केन सुपरवाइजर का है, ठीक है। तो उसमें कोई अंतर नहीं है, ओके, डोंट वरी। चलिए, इसके बाद एक पोस्ट आती है इफको एजीटी की, ठीक है। ये ट्रेनिंग की पोस्ट होती है, जिसमें जितने बच्चे एग्रीकल्चर के एलिजिबल होते हैं, ठीक है। यहां पर आपका एक प्री होता है जो कि आप घर से बैठे कहीं से भी दे सकते हो, फिर एक मेंस होता है, देन आपका इंटरव्यू होता है और आप सिलेक्ट हो जाते हो। बहुत सारे बच्चे बीपीएससी के, बहुत सारे बच्चे यूपी एजीटीए और बहुत सारे बच्चे इफको एजीटी, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो हमसे पढ़ के सिलेक्ट हुए हैं। तो अगर आप एजीटी बनना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए इसलिए बनाया गया है, ताकि हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर का हर एक बच्चा इस चैनल को आए, विजिट करे और साथ साथ पढ़ के बहुत कुछ सीख के जाए। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, ठीक है। चलिए, तो इफको एजीटी की बात करें तो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग की पोस्ट होती है, ठीक है। बेसिक एग्रीकल्चर आपने कर रखी है, आप इसके लिए एलिजिबल हो गए। 35,000 बेसिक लिखी हुई है, पर हालांकि मैं आप इसकी जो सैलरी होती है वो लगभग 50 से 55,000 तक होती है। तो बेसिक पे है, एचआर वगैरह मिला के, सब में मैंने मिला के लिखा है, इसमें बेसिक लिख दिया है। तो 50 से 55,000 तक इसकी सैलरी होती है, ठीक है। एचआर वगैरह थोड़ा डिफरेंट रहता है, तो कहीं की 60,000 तक भी मिलती है, ठीक है। ये इसकी सैलरी है। प्री रहता है, मेंस रहता है, इंटरव्यू रहता है, ओके। इसमें सब्जेक्ट में जो है वो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश का बहुत कम पोर्शन रहता है। मेजर जो पोर्शन है वो आपका एग्रीकल्चर का रहेगा, ठीक है। मेंस में भी मेजर पोर्शन एग्रीकल्चर का रहता है, ठीक है। आगे देखिए, देन नेक्स्ट एक पोस्ट होती है क्रिवको की पोस्ट। ये इफको और क्रिवको जो है, ठीक है, आपने सुना होगा कि एग्रीकल्चर की जो सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी वो इफको है,
और वो पोस्ट निकाल रही है, तो ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, एक तरीके से कॉर्पोरेटिव है, ठीक है, लेकिन आपको जो फीचर, जो सुविधाएं मिलती पूरी गवर्नमेंट वाली मिलती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, कॉर्पोरेटिव। चलो पानी पीने की जरूरत है मुझे। चलिए क्रिप्को की बात करेंगे तो यहां पर भी आपकी फील्ड रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग की पोस्ट होती है, एफआरटी की पोस्ट होती है। आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है, एलिजिबल है। इसकी सैलरी भी लगभग 50,000 के आसपास होती है, मैं लिख देता हूं, कभी कभी आप पीपीटी बहुत देखते हो ना, 50,000 के आसपास होती है, ठीक है। यहां भी आपका एग्जाम होता है, ठीक है, और आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हो, ठीक है, इंटरव्यू इसमें भी रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब, ठीक है, फूड साइंस के बच्चे हो, एग्रीकल्चर के बच्चे हो, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब है एफएसएसआई एंड में सीएफएसओ टीओ की जॉब, ठीक है। इस जॉब में आपको कैसे क्या क्वालिफाई करना है बताते हैं। देखिए इस एग्जाम की अगर बात करेंगे तो ये जो सीएफएसओ टीओ का एग्जाम है, बेहतरीन एग्जाम है, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे की जॉब है। इस बार इस जॉब के निकलने के भी चांस, ठीक है, ये अच्छी न्यूज आपके लिए। सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर या टीओ जो है टेक्निकल ऑफिसर, दोनों बेहतरीन जॉब होती है। टीओ की थोड़ी सैलरी ज्यादा होती है ना। अगर मैं सैलरी वाइज बात करूं तो 65 से 70,000 तक की सैलरी है, मतलब 75,000 तक भी जाती है टीओ की, और उसकी थोड़ी 5,000 कम होती है, तो 65 से 75,000 तक सैलरी होती है, तो बढ़िया है ना। और अगर रुतबे की बात करें तो भैया टीओ और सीएफओ का जलवा ही होता है, किसी भी होटल में जाओ भाई साहब, है ना, अलग ही इज्जत मिलेगी। तो ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट कर रखा है, फूड साइंस से कर रखा है, बीएससी इन एग्रीकल्चर कर रखा है, डेयरी टेक्नोलॉजी से कर रखा है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी से कर रखा है, वेटरनरी से कर रखा है, आप इसके लिए एलिजिबल होते हो, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर साइंस के बच्चे हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। मेनली सैंपलिंग करना, फूड इंस्पेक्शन करना, ये सब इसका काम होता है। इसका जो एग्जाम है वो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दो कैटेगरी में कराया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड का एग्जाम होता है 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 का क्या लेवल में डिस्कस कर लेता हूं एक बार। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए तो 1 वाला जो पोर्शन है इसमें क्या क्या रहेगा, देखिए जो इसका सीबीटी 1 है, ठीक है, इसमें जनरल एप्टीट्यूड, एंड कंप्यूटर, जनरल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर वाला पोर्शन रहेगा, ठीक है। इसके टोटल जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो 40 रहने वाले हैं, ठीक है। ये आपका रहने वाला है सीबीटी 1। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो देन आप आगे पहुंचते हो, ठीक है। तो कंप्यूटर वाला पोर्शन, ठीक है, और ये वाला पोर्शन, दोनों पोर्शन आपके एग्जाम में रहने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहां पर जो रीजनिंग का पोर्शन है 10 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग में, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इंग्लिश के अगर बात करेंगे, ठीक है, 10 क्वेश्चन आएंगे, और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके 40 क्वेश्चन रहने वाले। देन आपका सीबीटी 2 होगा। अब इसको ध्यान समझिएगा, जो सीबीटी 2 होने वाला है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो समझिए ध्यान से। यहां पर जो फंक्शनल नॉलेज है आपका, पूरा जो फूड साइंस है, ठीक है, फंक्शनल नॉलेज के जो आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं वो 80 क्वेश्चन रहने वाले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पर जो इंडियन एफएसएसआई है, या हम करेंगे इंडियन और इंटरनेशनल जो फूड लॉज हैं, उनके लगभग 20 क्वेश्चंस रहेंगे। तो 80 को अगर मैं हटाएं तो 20 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं इंडियन और इंटरनेशनल जो फूड लॉज है उसके, ठीक है। एफएसएसआई के जो फंक्शंस होते हैं, जो इनिशिएटिव्स होते हैं, उनके आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, 20-40। अब 40 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं क्लियर फूड साइंस है, ठीक है। तो मतलब जो फूड साइंस के बच्चे हैं उनके लिए अच्छा ऑप्शन होता है ये। 20-20-40 यानी टोटल 80 क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिए, ये जो पूरा पेपर है, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, पार्ट ए और पार्ट बी में लिखता हूं, नहीं तो आप सीबीटी में कंफ्यूज होगे, ठीक है। चलिए तो जनरल एप्टीट्यूड का 40 हो गया, फंक्शनल नॉलेज के 80 हो गए, तो ये टोटल आपके अलग अलग पोर्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए जो इसका पूरा एग्जाम पैटर्न है वो किस तरीके से जाएगा। देखिए यहां पर जो आपके ये 80 क्वेश्चन होने वाले हैं सीबीटी 2 में, वो कैसे होने वाले हैं। देखिए ये तो हो गया आपका, मैं इसको उठा दूं, A1 हो गया पूरा, पार्ट ए पार्ट बी हो गया था ना, ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी है। अब आइए नेक्स्ट,
मैंने उसको CBT2 लिख दिया था, ठीक है। अब आते हैं सेकंड वाले यूनिट में, ठीक है। यहां पर आपके 80 क्वेश्चंस रहेंगे। अब इन 80 क्वेश्चंस को डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए 80 क्वेश्चंस में मैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है। जो 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं उनमें सिंगल करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि एक ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि सब में लगभग आपने सुना होगा होता है, ठीक है। जो 20 क्वेश्चंस हैं उनमें आपके मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होंगे, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तो 20 हो गए, और डिवाइड कर लेते हैं। इनके अलावा 5 क्वेश्चंस आएंगे जो फिल इन ब्लैंक वाले आएंगे। इनमें फिल इन द ब्लैंक में दो जगह ब्लैंक रहेगा, एक ऐसे जो कुछ लिखा होगा, फिर एक ऐसे, 2 ब्लैंक रहेंगे। इसके बाद जो 10 क्वेश्चंस आएंगे ये भी फिल इन द ब्लैंक होंगे, और इनमें 1 ब्लैंक रहेगा, ठीक है, समझिए। ओके, देन तो 50, 60, 65। इसके अलावा जो 10 क्वेश्चन है वो कंप्रहेंशन के रहेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन रहेंगे कंप्रहेंशन के। तो इस तरीके से वो डिवाइड होता है। जब मैं इसकी डिटेल आपके लिए अपडेट लाऊंगा, ठीक है, FSI और CFSO की, तो मैं इन सबको कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर है वो भी डाल दूंगा, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके, तो कंप्रेशन वाला पोर्शन भी इसके अंदर रहेगा ही, तो आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है बेटा। ओके, तो जो आपका पार्ट V वाला था उसको डिवाइड कैसे किया गया है वो आप समझ लीजिए, ठीक है। चलो ओके, तो यहां तक इस फूड साइंस पर भी मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा ताकि आपको और डिटेल दे पाऊं, ठीक है। अगर आप इस वीडियो देख रहे हो कोई कंफ्यूजन भी हुआ तो डिटेल ले आऊंगा। ओके, तो अभी तक आपने क्या क्या समझ लिया। आपने BSc एग्रीकल्चर के बाद गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन समझ लिए, प्राइवेट जॉब के बारे में भी कंपनी का नाम बता दूंगा, कैसे आपको जाना वो बता दूंगा। एक एक चीज आपके समझ में आ गई होगी। थोड़ा बड़ा वीडियो हो रहा होगा, पर आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप डिटेल में हर चीज को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत यहां तक नहीं। इन सभी के लिए एक सिंगल अप्रोच है, वो आप जान लो। देखो इस पूरे अप्रोच में आपने क्या देखा, आपने देखा कि एग्रीकल्चर सब में कॉमन है। एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट साइंस, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है, ये सब कुछ सभी में आ रहा है। तो अब आपको अगर इन मल्टीपल एग्जाम को टारगेट करना है तो आपकी एक सिंगल अप्रोच होनी चाहिए कि आप सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करो। आप एग्रोनॉमी पढ़ रहे हो तो एग्रोनॉमी ऐसी तैयार करो कि आप मल्टीपल एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। मतलब आप एग्रोनॉमी में जो सब्जेक्ट में जो सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस पे कमांड करना चाहो। अगर कृष्णा सर से पढ़ रहे हो आप, तो आप ऐसे पढ़ो कि आपको फ्यूचर में किसी से भी किसी किताब से पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, अगर आप सर से पढ़ ले रहे हो तो। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। किसी भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो, आपका माइंडसेट ये होना चाहिए। हॉर्टिकल्चर अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मैं इतनी अच्छे से पढ़ूंगा सर कि हॉर्टिकल्चर का कोई भी एग्जाम होगा मैं क्वालिफाई कर लूंगा, चाहे सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर SHO का एग्जाम क्यों ना हो। पर जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो मेरी उसमें कमांड पूरी होनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत रामबाण चीज रहने वाली है, आपको करना पड़ेगा। सब्जेक्ट पे कमांड करो, ना कि एक पर्टिकुलर एग्जाम को फोकस करके। एक पर्टिकुलर एग्जाम को फोकस करोगे आपका माइंड संकीर्ण हो जाएगा, और फिर अगर उसमें नहीं हुआ 2 साल बाद वैकेंसी आ रही है, पगला जाओगे। इसलिए सब्जेक्ट पे फोकस करो। ये आपको कोई बात नहीं बताएगा। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में लोग भी ऐसे करते हैं कि चल रहा है अपना तो क्यों बताएंगे, पर मैं आपको ये चीज इसीलिए बता रहा हूं कि आपको सब्जेक्ट पे कमांड करनी पड़ेगी, चाहे आपको स्टार्टिंग में टाइम ज्यादा लगे, लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट पे कमांड है तो समझिए आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। चलिए कुछ प्राइवेट जॉब की बात कर लेते हैं, फिर रिसर्च की बात करेंगे। देखिए प्राइवेट सेक्टर में सिंजेंटा, बायर, UPL, कॉर्टिवा, ITC एग्री, गोदरेज, ये सभी पोस्ट आती हैं। इनमें आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होती है, मार्केटिंग की पोस्ट होती है, ठीक है, सेल्स ऑफिसर की पोस्ट होती है। ये सभी पोस्ट आपके लिए बेहतरीन है, आप इनमें से किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। करना क्या पड़ेगा इसके लिए, देखिए एक लिंक्डइन एक प्रोफाइल होती है, जैसे इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक होता है, ऐसे एक लिंक्डइन होता है। उस लिंक्डइन को डाउनलोड करिएगा, अपनी प्रोफाइल बनाइएगा, जो जो आपने अभी तक अचीवमेंट्स किए वो उस पर डालिएगा, ठीक है। आपने कोई डिप्लोमा डिग्री जो भी किया है उस डिग्री डिप्लोमा दौरान जो भी आपने अच्छी चीजें की हैं उनको पोस्ट करिएगा। आप अगर किसानों से कभी कोऑर्डिनेट करके उसको पोस्ट करिएगा, ठीक है। आपकी अगर कोई जॉब पहले कभी रही है तो उसको पोस्ट करिएगा। उसके बाद जो बड़ी बड़ी कंपनीज के जो मेजर मैनेजर्स होते हैं उनको फॉलो करिएगा और वहां से आप उनसे रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। इनके अलावा
एडटेक एक अच्छा करियर है, एडटेक में भी आप जा सकते हो, कंटेंट राइटर, टीचर की पोस्ट पे जा सकते हो, मास्टर अगर आपने कंप्लीट कर रखा है तो वहां भी आपका अच्छा फ्यूचर है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक अगर जॉब के बारे में क्लियरिटी हो गई हो तो हम बात कर लेते हैं मास्टर्स की। ठीक है, मास्टर्स अगर आप करना चाहते हो तो आप सीयूटी पीजी का एग्जाम दोगे, सीयूटी पीजी एबीएम दोगे, सीयूटी पीजी हॉर्टिकल्चर का अलग होता है वो दे सकते हो, सीयूटी पीजी फॉरेस्ट्री होता है, स्टेट एमएससी एंट्रेंस होते हैं जैसे यूपी कैडेट, राजस्थान प्री पीजी, ऐसे ही एग्जाम होते हैं, और आईसीआर का एआईडब्ल्यू पीजी देते हो। ठीक है, इनमें इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन हम भी आपको करवाएंगे। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, मैं बात कर लेता हूं आईसीआर के एआईडब्ल्यू पीजी की, थोड़ी सी बात कर लेता हूं, डिटेल वीडियो आपको प्रतिभा मैम करवाएंगी। ठीक है, डिटेल में आएगा, परेशान मत होइएगा। ठीक है, आईसीआर एआईडब्ल्यू पीजी जहां पर आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, ठीक है, मास्टर्स करने के लिए, और आप इस भारत की किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं रैंक वाइज। ओके, तो एनटीए इस एग्जाम को करवाता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। मास्टर डिग्री के लिए एग्जाम होता है, इसे हम लोग आईसीआर जीआरएफ बोलते थे पहले, अब आईसीआर का एआईडब्ल्यू पीजी बोलते हैं। ठीक है, आप जीआरएफ बोल सकते हो। यहाँ आपको 12,640 पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, और इनके साथ साथ अगर आप नॉन जीआरएफ सीट पे जाते हो तो अब लगभग आपको 5,000 के आसपास मिलता है। ठीक है, इनके साथ समझिएगा, आपने अगर जैसे ये जो मैं बता रहा हूं बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए है, आप बीएससी हॉर्टिकल्चर से हो तो आप जा सकते हो, एमएससी हॉर्टिकल्चर के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर से हो तो आप किसी में भी जा सकते हो। ठीक है, इकोनॉमी से, प्लांट साइंस, किसी भी कर सकते हो। ठीक है, तो बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर आपने कर रखा है तो आप जीआरएफ में हॉर्टिकल्चर की तरफ जा सकते हो, पर ओवरऑल देखा जाए तो आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है तो किसी भी लाइन में आप जा सकते हो। ठीक है, 60% आपके नंबर होने चाहिए जनरल ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, एससी एसटी में आपके जो है 50% नंबर है अगर ग्रेजुएशन में तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। एक थोड़ा सा भ्रांति है कि क्या इसमें सिर्फ आईसीआर के बच्चे ही एलिजिबल होते हैं, बीएससी ऑनर्स वाले एलिजिबल होते हैं? तो पहले ऐसा था कि जिनके पास बीएससी ऑनर्स थी वही एलिजिबल थे। इस बार अब ऐसा नहीं है, आप बीएससी हो या बीएससी ऑनर्स हो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके लिए एलिजिबल हो, आईसीआर से हो नहीं हो एलिजिबल हो, डोंट वरी। ठीक है, तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिएगा। ऑनर्स और नॉन ऑनर्स क्या होता है इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे इसी चैनल पे। ठीक है, चलिए, एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो आपका 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है, 120 क्वेश्चन इसमें आते हैं। अभी इसका 4 तारीख को एग्जाम हुआ है। ठीक है, 4 तारीख को इसका एग्जाम हुआ है, और हॉर्टिकल्चर जो बच्चों ने हमसे पढ़ी थी बहुत बेहतरीन उनका फीडबैक रहा है, मैं आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, लाजवाब रहा है। इसका बैच भी हम लोग चलाते ही हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में एग्रोनॉमी का भी बैच हमारा चलता है, कृष्ण सर करवाते हैं, बेहतरीन पढ़ाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए, तो 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है, 120 क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे, 480 नंबर का आपका पूर्णांक होने वाला है। ठीक है, क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए यहां पर एग्रोनॉमी दे रहे हो तो एग्रोनॉमी पूछी जाएगी, प्लांट साइंस में प्लांट साइंस पूछी जाएगी, जिस सब्जेक्ट से आप दे रहे हो वही सब्जेक्ट पूछा जाएगा। एक चीज कॉमन है, जनरल एग्रीकल्चर। जनरल एग्रीकल्चर जो है वो सभी में कॉमन आएगी। ठीक है, तो लगभग आप मान के चलिए कि सब में जो 25 से 30 क्वेश्चन है वो जनरल एग्रीकल्चर के रहने वाले, वो सब में कॉमन रहेंगे, मतलब क्वेश्चन एक जैसा नहीं रहेंगे पर सिलेबस सबका लगभग एक जैसा है। ठीक है, देन उसके बाद अगर मैं हॉर्टिकल्चर की बात करूंगा तो हॉर्टिकल्चर में जो कि हम और प्रतिभा मैम 2 टीचर आपको करवाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको कोर सब्जेक्ट फ्रूट साइंस रहने वाला है, वेजिटेबल साइंस है, फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केपिंग है। ठीक है, ये मैं सब्जेक्ट बता रहा हूं, सिलेबस नहीं। ठीक है, प्लांटेशन, स्पाइसेस, मेडिसिनल, एरोमेटिक्स वाला पोर्शन आता है, पोस्ट हार्वेस्ट आती है, नर्सरी मैनेजमेंट आता है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन आती है, ब्रीडिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप जिसमें फ्रूट वेजिटेबल दोनों की ब्रीडिंग डिटेल में पूछी जाती है। ठीक है, इनके अलावा सीड साइंस, सॉइल न्यूट्रिएंट, ये जनरल एग्रीकल्चर का पोर्शन जो एग्जाम में आता है, ग्रोथ रेगुलेटर्स, फिजियोलॉजी, क्लाइमेट रिक्वायरमेंट एंड सीजन, ये सभी कुछ आपसे पूछा जाता है। इस पर डिटेल वीडियो होगा। ठीक है, जल्दी आएगा इसी चैनल पर, तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद आता है सीयूटी पीजी। ठीक है, सीयूटी पीजी जैसे यूजी था ऐसे पीजी होता है। इसमें भी स्टेट की बहुत सारी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल की बहुत सारी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उन सभी का कंबाइंड यूनिवर्सिटी इंटरव्यू टेस्ट होता है। ठीक है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, यहां पर आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपका एग्रीकल्चर का ही पोर्शन रहेगा। अगर आप हॉर्टिकल्चर दे रहे हो तो हॉर्टिकल्चर का पोर्शन रहेगा, फॉरेस्ट्री में दे रहे हो तो फॉरेस्ट्री का पोर्शन रहेगा। ठीक है, तो यहां पर सीयूटी पीजी ये भी आप पीजी के लिए देते हो। ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरव्यू टेस्ट होता है। ठीक है, पीजी के लिए तो यहां पर जो मेजर पोर्शन है वो आपका एग्रीकल्चर वाला ही पूछा जाता है। ठीक है, यहां पर टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 75 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 7 चौक 28 और 28 16 20 लगभग 300 नंबर, हाँ 300 हो गए। तो समझिए कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। ठीक है, 75 क्वेश्चन आ रहे हैं तो लगभग 300 क्वेश्चन का आपका मार्क्स होता है। मेरे को लगभग करने की आदत पड़ गई है एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो 300 नंबर का आपका पूरा पेपर होता है इसमें। ठीक है, यहां पर सेंट्रल लेवल में लगभग 42 यूनिवर्सिटी सेंट्रल लेवल में है, स्टेट में लगभग 42 है।
डीम्ड यूनिवर्सिटी भी होती है, लगभग 6 यूनिवर्सिटी डीम्ड में है, 6 नहीं है 16 यूनिवर्सिटी डीम्ड में है, और प्राइवेट की लगभग 81 यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, तो ये सभी यूनिवर्सिटी का कंबाइंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, जिसमें एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ठीक है, इंटमोलॉजी, एक्सटेंशन, फिजियोलॉजी, इंजीनियरिंग, ठीक है, स्टैटिक्स, ये सब कुछ एग्जाम में आता है। और जो अलग अलग एग्जाम होते हैं हॉर्टिकल्चर इनमें, उनमें भी उनका पोर्शन ज्यादा रहता है। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये मास्टर्स के लिए बेहतरीन विकल्प है। इसके बाद जो थर्ड आता है ASRB नेट, इसकी तैयारी भी हम लोग कराते हैं, फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस और एग्रोनॉमी, इन तीनों के सब्जेक्ट की तैयारी हम लोग करवाते हैं। ठीक है, ये जो ASRB नेट है, ठीक है, यहां पर 150 क्वेश्चंस का पूरा आपका पेपर होता है। ठीक है, यहां पर आपको 50% नंबर लाने होते हैं, आप क्वालिफाई कर जाते हो। ASRB नेट एक तरीके का प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया SRF के लिए। ठीक है, प्री आपका निकल जाता है, तो आप फिर आपका मेंस होता है जो डिस्क्रिप्टिव होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है और आप साइंटिस्ट की पोस्ट पर रिक्रूट हो जाते हो। ठीक है, ये भी आपका हर साल होता है, तो इस बार भी इसका पेपर होने वाला है। और फ्रूट और वेजिटेबल और इन सबकी और एग्रोनॉमी की तैयारी हम लोग करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो यहां तक ये आपके रिसर्च में 2-3 कैटेगरी हो गई, स्टेट पीसेस हो गया, ASRB नेट हो गया। ठीक है, अगर आप रिसर्च में जाते हो तो सेक्टर कौन कौन से खुल जाते हैं। देखिए, रिसर्च में आप रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट पे जाते हो, थोड़ा जान लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे जाते हो, प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट पे जाते हो, TGT PGT की कुछ पोस्ट होती हैं जो कि आप मास्टर्स के बाद ही एलिजिबल होते हो उनमें, SHO सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की पोस्ट होती है, मास्टर्स के बाद एलिजिबल होते हो, SADO STA SADO स्टेट पीसेस है, SADO स्टेट पीसेस है। ठीक है, तो ये जो पोस्ट होती है इनमें मास्टर्स आपके लिए जरूरी होता है। ठीक है, इनके अलावा जो DO की पोस्ट होती है, ठीक है, उसमें भी मास्टर्स चाहिए होता है। तो आप मास्टर्स अगर कर रहे हो या रिसर्च में जा रहे हो तो आपके सामने ये सभी विकल्प खुल जाते हैं। SMS की पोस्ट होती है। ठीक है, SMS की पोस्ट पे भी आप अगर आप नेट वगैरह क्वालिफाई करते हो तो SMS की पोस्ट पे भी जा सकते हो। ठीक है, तो इतने ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आप BSc एग्रीकल्चर कर चुके हो, कर रहे हो, करना चाहते हो, ठीक है, मास्टर्स कर चुके हो, कर रहे हो, करना चाहते हो, ठीक है, तो आपके सामने ये सभी विकल्प खुल जाते हैं। इतने विकल्प में आप अपना करियर सेट कर सकते हो। ठीक है, इन सभी के लिए अगर कंबाइंड बात कहें तो आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बहुत जरूरी है। इसलिए आप इस चैनल पर अगर आए हो तो मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं अपनी पूरी टीम की तरफ से कि आपकी जितने सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाएंगे वो सभी सब्जेक्ट पर कमांड बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। और हम इस बार जो पढ़ाने वाले हैं उसका मेन फोकस ये है कि आपकी सब्जेक्ट पे कमांड करवा दें, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप 4 साल 5 साल सिर्फ तैयारी करते रहें। हम चाहते हैं कि आप 1 साल 1.5 साल ज्यादा पढ़ के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, और अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपना फ्यूचर सेट कर पाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने एक वीडियो आपके लिए कंबाइंड बनाया है। इन पर भी छोटे छोटे वीडियो और आएंगे जिन पे अब 1 घंटे का मेरा वीडियो होने वाला है कि एग्रीकल्चर में पीसीएस अधिकारी कैसे बने, UPSC में एग्रीकल्चर कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं, IPS AFO कैसे बने। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको दिया ये ओवरव्यू है। तो इन सबके अंदर को पोर्शन को कट करके, ठीक है, मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं जिससे कि 1-1 घंटे में मैं आपको एक एक चीज समझा दूंगा। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, विजिट करके रखना है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और आप समझिए कि क्वालिटी क्या होती है वो आपको पता लगेगा, क्योंकि दृष्टि अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है और दृष्टि एग्रीकल्चर उसी परंपरा प्रतिष्ठा को आगे लेके बढ़ने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइएगा आप किस सेक्शन पर या किस पोर्शन पर सबसे पहला वीडियो चाहते हो, वो मुझे बताइएगा कमेंट के अंदर। जितने आपके कमेंट होंगे, जितना आपका प्यार मिलेगा, ये चैनल के साथ हमारा जो मोटिवेशन है वो भी बहुत आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत जरूरी है आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि हम मोटिवेट रहें और हम आपको मोटिवेट कर सकें। ठीक है, इनके साथ साथ अगर आपको किसी बैच के बारे में कुछ जानना है, कुछ विजिट करना है, तो आपको एक नंबर दिख रहा होगा या आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर आप हमारे ऐप पर विजिट कर सकते हैं। अभी दृष्टि IAS के नाम से आपको ऐप मिल जाएगा, उसके अंदर आपको कैटेगरी मिल जाएगी एग्रीकल्चर की। ठीक है, जो SSC की जो कैटेगरी अभी वहां पर भी आपको बैचेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आपके एग्रीकल्चर के, तो डोंट वरी रहिए, है ना। और इस प्लेटफॉर्म को इतना सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद, और आगे भी अपना प्यार देते रहिएगा। कमेंट जरूर करिएगा, मैं एक एक बच्चे का कमेंट पढ़ूंगा। ठीक है, सबको रिप्लाई भी करूंगा खुद से। ठीक है, और साथ ही साथ मैं ये इंश्योर करूंगा कि आपके लिए जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे, क्योंकि क्वालिटी ही सब कुछ है एग्रीकल्चर में, और अभी तक क्वालिटी मेंटेन होने में थोड़ी अड़चने आ रही थी जो अब से नहीं आएंगी। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जबरदस्त रहो, जिंदाबाद रहो, आबाद रहो, लाजवाब रहो, गजब रहो, रापचिक रहो, झकास रहो। लव यू ऑल, राधे राधे, जय हिंद।